कैलकाटा में अलग लेवल एनर्जी रहता है हमेशा। हाँ, अब अच्छा लगता, पहले परेशान होते थे हम, अब तो लगता नहीं। पहले हम फुटबॉल खेलते थे, तो मैं दिल्ली की तरफ से खेला हूँ, तो तब हमें बंगाली लोगों से बहुत नफरत थी क्योंकि हम एक बार 12-0 से हारे उनसे, एक बार तकरीबन 16-0 से हारे, तो फिर हमारे को उनसे नफरत हो गई फुटबॉल में। तो हमने कहा जब भी बंगाली आएंगे हम खेलेंगे नहीं, टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे हम। तो पता नहीं, तो मैं उनको, वो मुझसे पूछते थे, जब स्कूल में थे तब खेलते थे, तो वो एक लड़का था, वो पूछता था मुझसे कि यार ये नहीं समझ आता इतनी तेज भागते कैसे हैं। तो मैंने कहा यार कभी ज़िंदगी में मौका मिला बंगाल जाऊंगा तब पूछूंगा ये कैसे भागते हैं, हम भी खूब ट्रेन करते हैं, हम कभी इतना तेज तो नहीं भाग पाए। तो अभी रिसर्च चल रही है मेरी, अब कम आना होता बंगाल में, बट हाँ एनर्जी ज़बरदस्त है। शायद यही कारण हुआ, लोग हमेशा फुल टाइम एनर्जी रहते तो उतनी तेज दौड़ते होंगे तो ट्रेन हो जाते होंगे। मेरा विषय खैर थोड़ा सा अलग है, और स्टार्ट भी खैर इसी गेम से हुआ। तो कल भाटिया जी से बात हुई थी, एक तो मेरे बारे में बोल इतना देते हैं कि फिर मुझे लगता है कि अब ये जस्टिफाई कैसे होगा, वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। सबसे पहले बात है कि ये मिशन केमिकल फ्री लिखा रहता है इंडिया में, वर्ल्ड में हमने करा है कि इसका बड़ा सपोर्ट भी आया। आई डोंट नो वो पीपीटी में दिखेगा नहीं दिखेगा। 2018 व्हेन वी सेड कि केमिकल फ्री होना क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ा मैटर है। हमने लिख तो दिया मिशन केमिकल फ्री, और मिशन क्यों बोला इसको, क्योंकि बिजनेस होता है प्रोडक्ट सेलिंग, मिशन होता है अ थिंग विच कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट पीपल। तो जिसमें लोग शामिल ना हो तो आप उस चीज की अकम्प्लिशमेंट कभी कर ही नहीं सकते। और आइडिया है वो कि एक ये विचार है, इसको करेंगे। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो हम लोगों को इतना दिमाग खुल के जरूर रखना पड़ेगा कि आप में से जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पे मेरे से इन्फ्लुएंस होने नहीं आए हैं, प्रभावित होने नहीं आए हैं, ना ही मैं दिल्ली से आप लोगों को इस समय प्रभावित करने आया हूं। लेकिन हम सबके पास अपना एक दिमाग है, एक चीज है, और हमें विचार करना है कि जो बातें या जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये वाकई में आप लोगों को भी अपने बौद्धिक तौर पे लगता है कि सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए एक विचार था। तो ये हुआ क्या स्टार्ट, कहां से मिशन केमिकल फ्री एक्चुअली में निकल के आया। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूं कि क्यों मेरा इतना कनेक्शन इस चीज से बना, क्यों इतना एक्सीलेंस आया। हर किसी व्यक्ति का बन सकता है, हर कोई व्यक्ति पढ़ता भी लिखता है। तो बेसिकली मैं क्वालिफाइड इंजीनियर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद स्पोर्ट्स कर रहे थे, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छा गेम वगैरह सब कुछ ठीक था, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। एक चीज की कमी थी, वो कमी थी पैसा। इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज करते हुए किसी व्यक्ति ने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग दिखा दिया। मैंने कहा कि यार ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। मैं किस चीज से प्रभावित था कि एफर्ट को मल्टीप्लाई करा जा सकता है। सिंपल एक चीज समझ में आई थी, लोगों को प्रोडक्ट समझ आते हैं, लोगों को कंपनियां समझ में आती हैं, लोगों को लोग समझ में आते हैं, लोगों को दूसरों की इनकम समझ में आती है। मुझे सिंगल चीज समझ में आई थी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करके मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी सब तो हर जगह जो होता है वही है, सेम है, करना है तो करना है। इस बेसिक चीज पे मैंने, इस फंडामेंटल पे काम चालू कर दिया। और क्योंकि बेसिक सीखा था, ज्यादा एनालाइजेशन में नहीं घुसता था, ज्यादा चीजें नहीं करते थे। इंजीनियरिंग करते करते, पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज पता लग गई थी, देयर आर फ्यू सिस्टम्स जो फॉलो करने होते हैं और बाकी काम अपने आप होता है। इंजीनियरिंग तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई बोलेगा कि हाउ टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं होता, वही एक कॉमन रास्ता होता है जो हर साल लाखों स्टूडेंट के पास होता है, पढ़ाई, फोकस, कंसिस्टेंट स्टडीज, कुछ और नहीं है। कोई बोले कि इंजीनियर बनने के लिए अलग पढ़ना है, डॉक्टर बनने के लिए अलग नहीं पढ़ना होता। जो पढ़ना होता है, जो सभी लोग पढ़ रहे हैं, जो एक फेलियर स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट, वही नोटबुक, ऑलमोस्ट वही स्कूल, ऑलमोस्ट वही टीचर्स, बस आपके पढ़ाई के तरीके में होना चाहिए ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसिस्टेंसी। अब आप एक बात बताइए, जो भी आपके शहर का सबसे बढ़िया स्कूल है, क्या उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर बनते हैं? दैट मीन्स स्कूल डजंट प्ले बिग रोल, राइट? उसमें फेलियर होते होंगे। और सरकारी स्कूलों में भी बच्चे टॉपर निकलते होंगे, वहां से भी आईएएस निकलता होगा। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये बात इस चीज की है ही नहीं। ये बात है
कौन कितना सिस्टम फॉलो करता। आधे लोग इस एनालिसिस में लगे रहते हैं मेरा बच्चा सही स्कूल में है कि गलत स्कूल में है, वही लोग एनालिसिस करते रहते हैं हम सही कंपनी में हैं कि गलत कंपनी में है, वही लोग एनालाइज करते हैं कि ये सही किताबें हैं कि नहीं है, सीबीएसई बोर्ड ठीक है कि आईसीएसई बोर्ड ठीक है कि पंजाब बोर्ड ठीक था। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार बनते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, बच्चे वही टॉप करते हैं जो अपने सब्जेक्ट मैटर पे पूरी मेहनत करते हैं, उन्हीं किताबों को उसी स्कूल में लेकिन पढ़ाई फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। ये सिंपल लॉ है। तो मुझे ये पता था, वही काम हमने डायरेक्ट सेलिंग में किया। हमने डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं पूछा ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है। हमने एक चीज चुनी, चीज को समझा, उसके बाद बेसिक चीजें पूछी कि सारे अरेंजमेंट का बेसिक्स क्या है। उस बेसिक्स पे काम किया। ईश्वर ने अच्छा किया कि अच्छा क्या किया कि पैसा बड़ा बनाया। 2006-7 में जब लोगों की इनकम, इंजीनियर की हमारे साथ लगे लोगों की सैलरी 30,000 25,000 प्लेस हो रहे थे, तब मेरा उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते रहते 60-65 लाख रुपए पर मंथ का इनकम आ रहा था। तो वाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आई वाज डूइंग अराउंड 7-8 करोड़ रुपीज एन ईयर। तो बहुत बढ़िया रहा, ऊपर वाले का साथ रहा। तो अब जिंदगी कंप्लीट लग रही थी कि एक अच्छी फिजिक थी, एक अच्छा बॉडी था, इंजीनियरिंग थी, क्वालिफिकेशन था और पैसा भी आ गया। ये मैं मानता हूं मोटे मोटे 90% लाइफ को आपकी को कंप्लीट कर देता है। यू आर फाइनेंशियली गुड, यू आर एकेडमिकली गुड, यू आर फिजिकली गुड। ह्यूमन लाइफ इसी बारे में है। फुटबॉल खेलते खेलते एक चोट लगी, तो मैंने बोला पैसा बहुत, अब तो कोई टेंशन नहीं है, चोट लगी है, पहले देसी इलाज, हील करो, घर पे हीलिंग हो जाएगी। उसको वेट करते रहे, वो हील नहीं हुआ, हील हो रहा था, बार बार डैमेज हो रहा था। फिर मैंने उस चीज़ को डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि एक इंजीनियर आदमी अपनी बीमारी पे दिमाग नहीं लगाएगा, या एक टीचर अपनी बीमारी पे दिमाग नहीं लगाएगा, या कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी बीमारी पे दिमाग नहीं लगाएगा। इसलिए नहीं कि वो क्वालिफाइड नहीं है या समझ नहीं सकता, कारण क्या है, वो अपने कामों में एंगेज है, तो जो काम आदमी जो कर रहा है उसको सौंप देते हैं। देन ऑलमोस्ट आई वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रीटमेंट फॉर लाइक 4-5 ईयर्स। 4-5 साल अलग अलग पैथी, अलग अलग जगह, अलग अलग डॉक्टर, इंटरनेशनल एक्रेडिटेड डॉक्टर्स भी, सब कुछ हुआ। और 2011 में एक रिपोर्ट आया, उन्होंने मेरे को बोला कि नाउ यू वोंट बी एबल टू मूव, अब आपका लाइफ व्हील चेयर पे जाएगा, आपका जो है प्रॉब्लम वो इरिवर्सेबल है और नॉन डायग्नोजेबल है। बस हम ये बता सकते हैं दैट योर लेग्स राइट नाउ कांट सपोर्ट यू, तो वो जो भी है वो अब हो नहीं पाएगा, तो यू नीड टू गो विद व्हील चेयर। तो उस दिन मैं वापसी आया और मैंने एक चीज़ प्लान किया, एक चीज़ सोचा। इट वाज 2011। मेरे दिमाग में 2 सवाल थे। पहला सवाल यह था कि अभी कुछ टाइम पहले तक क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, अब 21-22 साल की उम्र है, अब से ज़िंदगी भर चलना नहीं होगा, इज इट जस्टिफाइबल, ये जो कुछ हुआ मेरे साथ ठीक हुआ? दूसरा सवाल यह था कि अभी जुम्मा जुम्मा नया नया तो पैसा बनाया है 5-6 साल से, पैसा बना के आदमी करता क्या है? पैसा बनाएगा, दुनिया घूमेगा, ये करेगा, मैं तो घूम ही नहीं सकता अब। तो उस दिन मुझे पहली बार एक चीज समझ में आई, मनी विदाउट पीस ऑफ माइंड एंड विदाउट फिजिकल एबिलिटीज इज पीस ऑफ पेपर। मनी इज नॉट पीस ऑफ पेपर फॉर एवरीवन। जो लोग बोलते हैं ना पैसा क्या है, कागज ही तो है, कागज सबके लिए नहीं है। जिसके पास अच्छी फिजिकल हेल्थ है, जिसके पास अच्छा मेंटल हेल्थ है, जिसके पास पीस ऑफ माइंड है, उसके लिए तो पैसा लग्जरी है। लेकिन जिसके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, जिसके पास फिजिकल हेल्थ नहीं है, उसके लिए पीस ऑफ पेपर है, उससे ज्यादा नहीं है, फिर तो ये कागज ही है। जो आदमी बीमार ही पड़ा है, जो बेड से उठ ही नहीं सकता, उसको अरबों रुपए भी दो तो ये तो कागज है, करा क्या लेगा उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। ये आप बेड ही तो बदल सकते हो, चद्दर बदल दोगे रोज का, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, राइट। तो मैंने वहां डिसाइड किया कि ये हुआ क्यों होगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में थे जो 11th-12th में मेरे साथ थे, वो डॉक्टर्स बने थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये हो कैसे सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी कैसे है। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि यार बॉडी जो है ना वो बहुत ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है, तो तेरी बॉडी में कुछ हुआ होगा जिसके कारण जो रिएक्शंस है ना वो रिवर्सेबल नहीं है। तो मुझे पहली बार जिंदगी में पता लगा कि ये बॉडी केमिस्ट्री की एक लैब है, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब है। तो मेरा फर्स्ट टाइम फील हुआ, तो मैंने कहा कि
सिर्फ एक चोट नहीं है। बोले नहीं नहीं, चोट ने कुछ किया, उससे बॉडी डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। कुछ बोले तूने केमिस्ट्री में पढ़े रिवर्सेबल रिएक्शन से कुछ इरिवर्सेबल रिएक्शन है, तेरी बॉडी में कुछ इरिवर्सेबल रिएक्शन हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको समझेंगे धीरे धीरे, उस पर पढ़ाई चालू करी। देन इन 2012 माई फादर मेट विद हार्ट अटैक। तो अब हमारा घर ऐसा है कि लोग बोलते हैं आपको घर का खाना खाना चाहिए, तो मेरे फादर सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाते ही नहीं थे। शाम से पहले खाना चाहिए, तो मेरे फादर शाम से पहले खाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वापसी आते थे, खाना खाते थे। टाइम पे उठना चाहिए, तो मेरे फादर पूरी जिंदगी शायद 3:30-4 से लेट कभी उठे ही नहीं है। 3:30 बजे उठेंगे या 4 बजे उठेंगे, उससे लेट वो उठते ही नहीं है। तो परफेक्ट आदमी जैसा होना चाहिए वो होना चाहिए। अनाज बाहर का मत खाओ, तो हमारा गांव से आता था। और आदमी को ज़्यादा शौक नहीं होने चाहिए। मुझे लगता नहीं मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ में 50-100 बार से ज़्यादा रेस्टोरेंट शादियाँ मिला के खाया होगा। तो वो वाले टिपिकल आदमी हैं, लौकी खाओ, वो खाओ, नॉन वेज कभी नहीं खाते थे। तो बड़ा अजीब लगा कि ऐसे व्यक्ति का 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज था। तो वो तो डॉक्टर ने किया, स्टंट डले, बट बाहर बैठा बैठा मैं ये सोच रहा था कि एक चीज़ मेरे साथ हुई, एक फादर के साथ हुई, जबकि मेरे साथ तब हुई है जब मैं कोर एथलेटिक लाइफ में रहा हूं। मतलब बहुत बड़े एथलीट तो नहीं रहे, लेकिन दिल्ली के लिए अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक ठीक ठाक एथलीट तो मैं भी था। मेरे पिताजी बहुत सिंपल लाइफस्टाइल में जी रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये बातें करके जब मैं अपनी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, फादर साहब के बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत सारी बुक्स में, बाहर ऑथर्स में मुझे एक चीज़ पता लगा, that these people are doing a lot of research on a subject known as chemicals, कि केमिकल इंटरफेरेंसेस ह्यूमन बॉडी में कैसे हो रहे हैं। और मुझे पता लगा कि इंडिया में सब्जेक्ट भी नहीं है, और बाहर इस पे बड़ी कमाल की किताबें आ चुकी हैं। एक बुक थी द स्लो डेथ बाय रबर डक, जिस बुक ने डिकोड किया था कि जो रबर डक रहती है, जो हम स्विमिंग पूल में और इनमें छोड़ देते हैं, उससे स्लो डेथ कैसे कोज होता है, उसका पूरा स्टडी करके उन्होंने एक्सपोज किया। फिर एक बुक आई टॉक्सिन टॉक्स आउट, कैसे बॉडी में टॉक्सिन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे टॉक्स आउट हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों लोगों के लीवर फैटी हो रहे हैं। लोग सारा ध्यान एक चीज मान के बैठे हैं कि मैं कुछ गलत खाता हूं जिसके कारण से मेरा लीवर फैटी हो रहा है। मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं, आप आज कुछ भी गलत खा रहे हैं, कुछ भी, XYZ कुछ भी, क्या वो चीज आपसे पहले आपके पूर्वजों ने नहीं खाई है? आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपके एंसेस्टर्स ने नहीं खाई? डॉक्टर्स ने बोला तेल खाने से, घी खाने से हार्ट अटैक होता है, क्या इससे पहले जितने भी पूर्वज थे, क्या वो तेल और घी नहीं खा रहे थे? आज लोग बोल रहे हैं नॉनवेज खाने से, रेड मीट खाने से ये दिक्कतें आती हैं, क्या हमारे पूर्वज रेड मीट नहीं खा रहे थे? क्या आदिवासी जब गुफाओं में थे तो वो गेहूं उगा के खा रहे थे? एग्रीकल्चर तो बाद की इनोवेशन है। जितने शेर, चीते वगैरह हैं, ये क्या खाते हैं? तो इनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता सेम मीट खाने से? दैट्स अ क्वेश्चन। सारे का सारा ध्यान एक चीज पे दे दिया आदमी की, सारी लॉबी ने मिलके, कि जो तुम बीमार पड़ रहे हो इसमें सारा रोल आपकी डाइट का है, कंप्लीट रोल आपकी डाइट का है। लेकिन मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा है, मैंने होम्योपैथी भी पढ़ी है। डाइट का इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पे डेफिनेटली है, लेकिन वो इतना नहीं है कि हमारी बॉडी में क्रोनिक डिजीज पैदा कर सके। जब आपका डाइजेशन पुअर है, तब आप कुछ गलत खा रहे हैं तो आपको तुरंत गैस बन जाएगी, तुरंत एसिडिटी बन जाएगी। जो आपका बॉडी पार्ट आपसे ले नहीं सकता है, आप उसको खा भी नहीं सकते। आप लोगों में से 99% लोगों ने देखा होगा, जब आपका डाइजेशन सही था, जब आपकी पाचन प्रक्रिया सही थी, उस टाइम पे आप छोले खा लेते थे, मच्छी खा लेते थे, तो वो आपको पचता था। जब आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है तो आपको तुरंत एसिड बनता है और वो चीज आप खाना छोड़ देते हैं। Am I right or wrong? यही होता है। तो बॉडी तो खुद ही बता देती है कि मुझे आपको क्या खाने देना और क्या नहीं खाने देना। समटाइम्स व्हेन यू आर इल, जब आप बहुत बीमार होते हैं, तो बॉडी आपको बताती है भाई मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, तू कुछ भी खा के देख ले, मैं तेरी टंग को इतना कड़वापन दे दूंगी कि तू कुछ इंजेस्ट करने की सोचेगा ही नहीं।
तो बॉडी खुद बता देती है कि इस टाइम पे ना डाइजेशन नेगेटिव में है, बिल्कुल भी मेरे को कुछ खाने को मत दे, मैं अपने आप में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में हूं, मैं अपने आप इस चीज को हील कर लूंगी। इतना सेल्फ इंस्ट्रूमेंट जो कि नेचर डिजाइंड है, परमात्मा डिजाइंड है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग फंक्शंस हैं वो किसी डॉक्टर डिजाइन नहीं है, किसी इंजीनियर डिजाइन नहीं है, वो नेचर डिजाइंड है, भगवान के बनाए गए डिजाइन से कि इस बॉडी को सेल्फ हील करना है। उन्होंने जब बनाया, ईश्वर ने जब हमें बनाया, उस दिन डॉक्टर नहीं बनाए, ये बॉडी बनाई और इसमें खुद ही मैकेनिज्म पैदा करे। आज किसी का घाव भरता है तो बॉडी खुद भरती है, मेडिसिन सपोर्ट के लिए जाते हैं, डॉक्टर उसको क्लीन कर देगा, बांध देगा, लेकिन ठीक नहीं करता। ठीक तो उसको एट द एंड ऑफ द डे बॉडी करती है। और बावजूद इसके कि एक डॉक्टर आपको पट्टी कर रहा है, सफाई कर रहा है, घाव की दवाई दे रहा है, उसके बाद भी कुछ लोगों का घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरता, नासूर बन जाता है। तो ये डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर बोलता है मेरे ट्रीटमेंट की कमी है, जब ठीक हो जाता तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल गया, और जब ठीक नहीं होता तब किसकी गलती होती है? अगर पहले डॉक्टर ने ठीक किया तो गलती अभी भी डॉक्टर की है, और अगर पहले बॉडी ने ठीक किया तो अभी भी गलती बॉडी की है कि बॉडी सेल्फ हील नहीं कर पा रही। एक वो मूवी देखते हो आप लोगों ने देखा होगा, एक अच्छी साइंस एक मूवी ने बताई थी, उसमें लोग शाहिद कपूर की बस लड़ाई देखते रहे। मूवी आई थी कबीर सिंह। तो उसमें जब उसको कियारा आडवाणी को चोट लगती है, शाहिद कपूर जाता ओटी के अंदर, तो बोलते क्या कर रहे, तो बोली टाके लगा रही हूं। तो बोलता पेशेंट की उम्र क्या है? बोलते 19 साल है। बोले तो टाके लगाने की क्या जरूरत है, इस एज में तो हील हो जाएगा। ये 19 साल की एज में कौन हीलिंग करता है और 60 साल की एज में कौन हीलिंग नहीं करता? क्या दवाई चेंज होती है? क्या डॉक्टर्स चेंज होते हैं? ये चेंज आता है हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के अंदर, राइट। हमारा फोकस था डाइट्स पे, लेकिन उन्होंने बताया कि जितना केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया है उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारा का सारा रोल प्ले किया गया है कि आज आप सही खा नहीं रहे हो, सही तरीके से नहीं खा रहे हो। वो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि आपको नॉलेज लेनी हो तो कहीं से भी मिलती है। एक कॉमेडी सेशन में एक लड़के ने कॉमेडी, इसका स्टैंड अप कॉमेडी किया, बड़ा बढ़िया लगा मुझे वो। उन्हें लगा शायद बहुत सीवियर मुद्दे को बंदे ने मजाक कर दिया, लेकिन उसने लॉजिक सही दिया था। उसने कहा कि आज आप इन्फ्लुएंसर को उठाइए, यूट्यूब को उठाइए, इंस्टाग्राम को उठाइए, और आपको सब कुछ सुन के एक ही चीज में समझ में आएगा कि आपको दही खाना तक नहीं आता, चावल खाना तक नहीं आता, मच्छी खाना तक नहीं आता, आप रोटी खाना नहीं सीख पाए, आज तक आप सलाद खाना नहीं सीख पाए। उसने कहा सारी गलती हमारे खाने के तरीकों में। एक इन्फ्लुएंसर उठाएगा, आप ऐसे दही खा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप वैसे दही खा रहे हो तो बीमार पड़ जाएंगे, वैसी ही दही मैं एक 10 साल के बच्चे को खिलाता हूं, कर दो बीमार आके। नो, दैट्स नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्रोनिक डिजीज जितनी हो रही हैं, हार्ट अटैक्स, जॉइंट्स का घिसना, बोन्स का कमजोर हो जाना, डायबिटीज का होना, थायराइड का होना, इन सब के पीछे जो मोटा मोटा रीजन है, दैट रीजन इज केमिकल्स। और वो केमिकल्स जिसके बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, हम उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, राइट। आज उसी विषय पे हमने करा, जब मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ करा, तो दो मेरे पास बहुत बड़े विषय हैं। 2-3 साल के अंदर मैंने काफी लोगों को क्योर करा, थोड़ा बहुत आइडिया था क्या था, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई, 2016 की बात है, दिल्ली में एक 28 साल की लड़की की डेथ हुई, और वो लड़की गुजरी एम्स में, और वो लड़की गुजरी लंग कैंसर से। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, काफी फाइट किया था उन्होंने, ये न्यूज भी इसीलिए बड़ी बनी। 28 साल की लड़की जब गुजरी तो एम्स ने पहली बार लिख के दिया कि इस लड़की के लंग कैंसर का रीजन केवल और केवल दिल्ली का एयर पोल्यूशन है, नथिंग एल्स। यहां से मेरे दिमाग में पहली बार कोई चीज पूरे तरीके से स्पार्क की थी। और जब भी मैं केमिकल फ्री मिशन पे बोलता हूं तो एग्जांपल मैं लेता हूं समझाने के लिए कि कहां से क्या चीजें हुई। अब दिल्ली का एयर पोल्यूशन लंग कैंसर दे सकता है, ये तो मोस्टली मेरे ख्याल से सब लोगों को मालूम है, एवरीवन इज अवेयर। ये दिल्ली का पोल्यूशन बना किस चीज से है जिससे कैंसर हो रहा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट? क्या फर्क है कलकत्ता की हवा में और दिल्ली की हवा में?
इंडस्ट्रियल बेस्ड। लेकिन मैम इंडस्ट्रीज तो दिल्ली में प्रैक्टिकली उन्होंने हटा दी हैं, स्टिल वी आर वेरी पोल्यूटेड। अच्छा, हमारे दिमाग में पोल्यूशन शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? धुआं, मेजरली। नॉर्मल आदमी तो एक ही चीज रिलेट कर पाता है, पोल्यूशन मतलब धुआं। दिल्ली में भी मैं अब भी जब लोगों को देखता हूं तो क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, जब उन्हें फोग जैसी चद्दर दिख रही है तो बोलेंगे आज बहुत पोल्यूशन है। दैट्स कॉमन डिनोमिनेशन, कि जब नहीं दिखे, धुंध दिखे, धुआं दिखे तो बोल दो कि ये पोल्यूशन है। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, जितनी धुंधली आज दिल्ली और जिसमें सांस लेने से लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, जब औरतें चूल्हा चौकी करती थी तो क्या धुआं उससे ज्यादा गहरा होता था कि कम होता था? और वो औरतें दिन में दो दो काम वही उसी में जगह में सांस लेती थी, वहीं पे खाना बनता था और पूरी जिंदगी भर करती थी। और फिर भी उन जो लेडीज हैं उनकी एज किसी की 90, किसी की 95, किसी ने 100 क्रॉस की, कोई 70 भी रही, कोई 80 भी रही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिस धुएं की छोटी सी मात्रा को पीने से दिल्ली में कैंसर हो रहा है? दिल्ली के जो बच्चे हैं वो 50% बच्चे एस्थमेटिक हो चुके हैं, उससे 10 गुना धुआं पी के पुराने वक्त की औरतें जिंदा रहती थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? द रीजन बिहाइंड दैट इज सर, जो चीज बर्न होती है, जिस चीज से धुआं बनता है, वो चीज डिसाइड करती है कि आपको कैंसर होगा कि ट्रीटमेंट होगा। यह बात हमें समझ नहीं आती। योर बॉडी इज ब्लास्ट फर्नेस। अगर आप चरक संहिता में जाएंगे तो चरक जी एक बड़ी अच्छी अद्भुत लाइन लिखते हैं जो आप में से 90% लोगों को नहीं मालूम होगी, 99% को नहीं मालूम होगी, जो आयुर्वेद बोलते हैं उन्हें भी नहीं मालूम होगी। He says this only one thing. चरक संहिता में आचार्य चरक बोलते हैं जिसकी बॉडी में अग्नि तत्व सही से काम कर रहा है उसको कोई रोग नहीं हो सकता। He says कि पूरी बॉडी में व्यक्ति को सिर्फ एक ही कंपोनेंट को ध्यान देना होता है, एंड दैट कंपोनेंट इज फायर। 5 भूतों में से सिर्फ एक पे ध्यान दो, फायर। दैट इज योर जॉब टू बैलेंस। अगर वो एकमात्र चीज बैलेंस है तो बाकी सब चीजों को बैलेंस कर लेगी। लेकिन अब यहीं पे वो सवाल पैदा होता है जो करता है। जितनी भी चीजें हैं, जब महर्षि चरक लिख रहे थे, आज आपके बाजू में आप केमिकल्स हटा दीजिए, आप न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट हटा दीजिए, तो क्या आप कोई ऐसी चीज जानते हैं परमात्मा मेड जिसको मैं आग में डालूं और वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट ना हो? कोई ऐसी चीज थी भगवान की बनाई हुई वो जो जलती ही ना हो, जिसको अग्नि उसके शुद्ध फॉर्म में दोबारा वो ना कर सकती हो डिटॉक्स? जठराग्नि सर, देयर इज लॉट ऑफ फायर इनसाइड योर बॉडी, लॉट्स ऑफ फायर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फायर। मॉडर्न साइंस भी बोलती है उसको, दे कॉल इट एज इन्फ्लेमेशन। नाउ दे नो इट। उन्होंने ढूंढ लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको गला सकता है अगर उसको मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन ना मिले। तो ये सब कुछ तो महसूस किया। द ओनली थिंग इज दैट कि पहले जो आपकी बॉडी में आग जलती थी, अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर आग के अंदर नीम की लकड़ी डालूंगा, कोई और लकड़ी डालूंगा, तो उसके जो बायोलॉजिकल पार्ट हैं, जो नेचर को पता, आपकी बॉडी को पता है कि कौन सा पार्ट कहां जाएगा, क्या वेस्ट करना है, क्या यूज करना है, क्या कंपोनेंट बनना है, वो बॉडी का सिस्टम काम करता है। लेकिन उसी आग में अगर आप प्लास्टिक डालना चालू कर देंगे तो जिस फॉर्म में वो चेंज होगा वो फॉर्म से वो कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकता। इट विल स्टार्ट प्लास्टिफाइंग यू। दैट्स अ सिंपल थिंग। आज साइंटिस्ट क्यों बोल रहे हैं आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया, आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया, आपकी, अरे पहुंच गए प्लास्टिक, आप बोलते हो बॉडी डिटॉक्स करती है तो कर लेगी ना प्लास्टिक को डिटॉक्स। लेकिन साइंटिस्ट नो कि प्लास्टिक डिटॉक्स नहीं होगा। आप लोग पहले भी, आज केमिकल के मुद्दे पे लोग बोल रहे ध्यान नहीं दे रहे, सरकार काम नहीं कर रही। सरकार पूरा काम कर रही है। किसने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है? लेकिन वो टुकड़ों में काम कर पा रही है। पहले आप लोग जब भी चाय पीने जाते थे तो बीच में सब जगह प्लास्टिक के कप्स नहीं थे, प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं थी, प्लास्टिक की प्लेटें नहीं मिलती थी। अब वो क्यों गायब हो गई हैं? एंड ये मुद्दा काम कर रहा है सर। दे नो
कि दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, और सिर्फ एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो आपको लगता है गलती नहीं है, उससे भी लिक्विड पीने से एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन लाइफ को खतरा है। और यहां तक सोच है हमारी कि वो प्लेटें बंद कर दो, वो कप बंद कर दो जिसमें चाय पी जा रही है, वो स्ट्रॉज बंद कर दो जहां पे हुआ जा रहा है, और ये रेगुलरली हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक से हटो, ये सारी चीजें खत्म करो, ये सब कुछ गवर्नमेंट करने लग गई कि भैया हम अपने स्तर पे इन चेंजों को लेकर आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, सरकार ये कर रही है अपने देश के नागरिकों के लिए, और हमारा देश है, हमारा परिवार, हमारा घर। हमने लास्ट टाइम क्या डिसीजन लिया अपने परिवार को बचाने के लिए? दैट इज वन मोर थिंग। हम मानते हैं वो पहले जब गवर्नमेंट ने बैन लगाए, प्लास्टिक की पन्नी यूज नहीं होगी, हमें कोई देता था हम लेके आ जाता था। सरकार ने अपने देश के लिए किया, लेकिन आपके पास भी एक देश, आपका परिवार है, उसके लिए हमें क्या करना है? अब ये मैटर क्यों सब्जेक्टिव हो जाता है? चाय जहां पी जा रही थी उससे केमिकल चाय में ना आए, ये तो व्यवस्था आप लोगों ने बनाई और आप लोगों ने एग्री कर ली, पेपर कप ले लिया। लेकिन उस चाय में जो केमिकल्स होते हैं उसके लिए किसने डिसीजन लिया? वो तो छोटी सी इंटरेक्शन का डिसीजन है। जिस स्ट्रॉ से आप पी रहे थे उस स्ट्रॉ का तो डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन उस स्ट्रॉ से जो पिया जा रहा था उसका डिसीजन कौन लेगा? कितने लोगों को यह जानकारी है कि जो भी कॉस्मेटिक आप यूज करते हैं वो 26 सेकंड में आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और 26 सेकंड के अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के जो फंक्शन मैंने कहा आपकी अग्नि के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, और उसके बाद अपने मेटाबोलाइट्स को फॉर्म करने लगते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कहाँ कैंसर होगा, कहाँ स्टोरेज होगी, उस व्यक्ति की आगे फिजिकल हेल्थ को कितना काम करना है, एंडोक्रीन हेल्थ को कितना डिस्टर्ब करना है। ये सारा का सारा वो कंपोनेंट्स कर रहे हैं। कितने लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों को, जो भी वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को यह जानकारी है कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बने किस चीज के हुए? चलिए मैं दोबारा बात करता हूं। हाउ मेनी ऑफ अस आर एजुकेटेड ओवर हेयर, जिन्होंने पढ़ाई करी है बेसिक मैथ साइंस? मैं हूं। कलकत्ता में काफी कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं हिंदी में पूछ लेता हूं। मैं पूछ रहा हूं कितने लोग यहां पर पढ़े लिखे हैं जिन्होंने 8वीं 10वीं तक मैथ साइंस पढ़ा हुआ है, 10वीं 12वीं करी हुई है? हाँ, आप सही थे सर, मैं गलत था, मेरा सवाल समझ में नहीं आया था। वो मैं पूछूंगा, राइट? जितने भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से सच सच बताइए किसने पिछली बार अपना शैम्पू, अपना कंडीशनर, अपना फेस वॉश या अपना कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट या अपनी मेडिसिन पिछली बार पढ़ी है कि उसके अंदर है क्या? 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-15 लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या चीज पढ़ी थी सर आपने उसमें? राइट, ग्रेट सर। सर ने पढ़ा टूथपेस्ट में कौन कौन से केमिकल होते हैं, क्या केमिकल नहीं होते हैं, एंड उसके बाद ही टुक ए डिसीजन टू चेंज। अब जो मैं बातें बता रहा हूं आपके लिए सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2018 जब हमने पहली बार ये कहा कि हर क्रोनिक डिजीज से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको बीमारी से नहीं, आपको केमिकल से छुटकारा चाहिए होगा। जितनी आपकी लाइफ केमिकल फ्री होती जाएगी, आपका उतना छुटकारा होता जाएगा। उसके लिए हमने 2 एविडेंसेस दिए। पहला एविडेंस हमने दिया था हुंजा वैली, पाकिस्तान पीओके में है, इंडिया और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के बीच में। वहां पर बीमारियां ही नहीं है। हाँ, और एवरेज एज जो वहां के लोगों की है वो अराउंड आज भी 130 ईयर्स है। जो वहां पे एवरेज बेबी प्रोडक्शन एज है वो 70 से 80 साल है। मतलब 70-80 ईयर्स में तो वो रेगुलर फर्टिलिटी पे है कि वहां पर अगर कभी भी कुछ भी होगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा 70-80 ईयर्स की एज में। एंड उनकी 5-5, 6-6 पीढ़ी एक साथ जिंदा है। मतलब बच्चे का दादा परदादा वो देख के ही जा रहा है कि भैया ये मेरे परदादा हैं या उसके पिताजी हैं, ऐसा चल रहा है।
and those people are having no skin issues at all. ना वहां पे कोई डार्क सर्कल हो रहा है, ना वहां पर कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम्स की जरूरत पड़ रही है, ना कोई मॉइस्चराइजेशन के इश्यूज हैं। लेकिन उस एरिया की एक और खूबी भी है, वो खूबी ये है कि वहां पर आज तक डेवलपमेंट भी नहीं है। देयर इज नो डेवलपमेंट ऑल्सो। वो लोग आज भी खेती करते हैं, उनका मेन जो प्रोफेशन है वो खेती है। नदियों का पानी पीते हैं, अब भी खुली नदियों का, अनहाइजीनिक नदियों का, खुली नदियों का पानी पी रहे हैं, कुएं यूज कर रहे हैं, खेती करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं उस एरिया के अंदर, और टचवुड कोई बीमारियां भी नहीं है। ऐसी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी पास अंडमान निकोबार आइलैंड में, जहां पे वो पुराने आदिवासी रहते हैं, जो बेचारे अब तक इतने डेवलपमेंट से दूर हैं कि वहां पर वो लोग कपड़े भी नहीं पहनते अब तक। लेकिन हाँ, वो जो एयरफोर्स इंसिडेंस हुआ था, तो मेरे एक एयरफोर्स ऑफिशियल से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो एयरफोर्स का विमान वहां पर रेगुलर जाता है, और उसका काम है इनकी पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करना, इनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, ताकि इनकी जनसंख्या कम ना हो जाए। हमारा काम है कैलकुलेट करके देखते रहना कि कोई भी बीमारी या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। वो अभी भी भाले यूज करते हैं, तीर तलवार यूज करते हैं, तीर बनाते हैं। तो उसने कहा कि हमारे को बहुत नीचे फ्लाई करना होता टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा हमारे लिए स्ट्रेंज चीज पता क्या है? बोले बहुत बार जब उनको ये नहीं होता और खतरा लगता है, तो जब हम फ्लाइट लैंड कराते हैं तो उनके तीर और भाले हमारी फ्लाइट से निकलते हैं। वो वहां से खड़े होके इतने पावरफुल है कि तीर गाड़ देते हैं फ्लाइट के अंदर, और कह रहे वहां बीमारी हुई नहीं है, बस हमारा काम उनकी मॉनिटरिंग है। वहां कुछ यूज नहीं होता, कोई भी ह्यूमन मेड चीजें यूज नहीं होती। और वहां पे भी वो कह रहे कि एवरेज एज बहुत है, मस्कुलर पावर इतनी ज्यादा है कि वो बो फायर करते हैं तो भैया हमारी जहाज में गड़े मिलते हैं उनके तीर। तो मैंने कहा कि कितना ही नीचे होते होगे तुम? बोले यार हम लोवेस्ट भी जाते हैं तो 300-400 मीटर होते हैं, इतनी दूर तक तुम मार देते हैं पेड़ पे चढ़ के। हाउ स्ट्रॉन्ग दोज पीपल आर। ये दो टेस्टिमनी थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास बिफोर वी स्टार्टेड इन 2018, बट द लकी ईयर वाज 2023, 31st of March, 31st of July 2023। बहुत से आपसे लोगों ने एक न्यूज रिकॉर्ड नहीं करी जो हमने न्यूज़पेपर का फोटो लेके करा। रांची दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज न्यूज थी, और फ्रंट पेज न्यूज क्या बोल रही थी कि रांची के एक एरिया ने यह समझा कि केमिकल्स के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। उन्होंने एक नारा दिया, नो केमिकल गो केमिकल, और उन्होंने 1200 एकड़ एकजुट किया। सब लोगों ने मिलकर आपस में बात करी। 1200 एकड़ में उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद इस खेती में यहां पर कोई भी केमिकल प्रयोग नहीं होगा। ये 2023 की न्यूज थी। 2021 दे गोट आइडिया फ्रॉम समवेयर। 2023 में दैनिक भास्कर ने न्यूज रिकॉर्ड करी कि उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने कहा हम सारी केमिकल वाली चीजों से दूर रहेंगे। एंड दैट न्यूज सेड कि वहां 2 साल में कोई भी नया व्यक्ति बीमार ही नहीं हुआ है। उनकी हेडलाइन थी ना कोई डायबिटीज और ना कोई सिजेरियन डिलीवरी। सिर्फ उनको इस एक सब्जेक्ट की अवेयरनेस से दैनिक भास्कर का यह दावा है कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर अब व्यक्ति बीमार नहीं पड़ रहे। ये न्यूज़पेपर की रिकॉर्डिंग है, हम सर्कुलेट भी कर देंगे एंड यू कैन चेक इट, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैटर तो सब्जेक्ट तो क्लियर है बॉस। जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर कोई नई स्टडी करने बैठे, दोबारा जीरो से करने बैठे कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं असहमत हूं, सहमति असहमति का विषय ही नहीं है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती पे जोर दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती और दूसरी खेती के बीच में एक फर्क क्या है, सिंगल डिफरेंस क्या है? केमिकल्स। द ओनली डिफरेंस इज केमिकल्स। आज जितनी भी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बना रहे हैं और जो पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? केमिकल्स। आज जिसको पूरा वर्ल्ड, हर एक इंडस्ट्री एक चीज बोल रही है, वी आर सस्टेनेबल, वी आर सस्टेनेबल, वी आर सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबिलिटी का दूसरा मायना क्या है? अगेन केमिकल फ्री। आज ईवी का जोर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं। क्या लगता है क्या चीज इस इनोवेशन को फ्यूल कर रही है?
केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, उनसे होने वाला पोल्यूशन, दैट इज द ओनली थिंग विच इज फ्यूलिंग योर फ्यूचर। तो आज एक चीज कंफर्म है बोस, पहली चीज, ये पूरा वर्ल्ड और इसके सारे बुद्धिजीवी इस चीज पे एक मत हैं, सहमत हैं। जितने लोग साइंटिफिकली दिमाग लगा सकते थे वो सारे लोग दिमाग लगा के एक चीज तय कर चुके हैं कि केमिकल्स ह्यूमन लाइफ को उस लेवल पे डिस्टर्ब कर रहे हैं जिस लेवल पे नहीं होनी चाहिए थी, और फ्यूचर केमिकल फ्री ही होगा, हर आयाम में, हर लिहाज में। ये सब सहमत है। वो हमेशा एक बात बोली जाती है, बेवकूफ ट्रेंड को रोकते रहते हैं, ये हमेशा है। समझदारी और बेवकूफी में क्या है? समझदारी वक्त से पहले उस चीज को एक्सेप्ट करती है जो भविष्य होने वाला है, और बेवकूफी क्या है? वो वक्त गुजरने के बाद उस चीज को एक्सेप्ट करता है जो हो चुका है। यही समझदारी और बेवकूफी एक महत्व है। आज भी बेवकूफ लोग क्या लगे हुए हैं कि वर्तमान में केमिकल फ्री से ज्यादा चीजें केमिकलाइज्ड हैं, इसलिए हो सकता है ये दौर चलता रहेगा। लेकिन इस संसार के बुद्धिजीवी, इस सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश के खुद के प्रधानमंत्री, खुद के सीएम हमारे स्टेट्स के, वो सब लोग एग्रीड हैं कि भैया एक केमिकल लैब से बाहर आके नेचर लैब में शिफ्ट हो, केमिकल लैब के बाहर नेचर लैब में शिफ्ट हो। लेकिन आज भी दुख होता है एमएलएम की ये बात जान के कि एमएलएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, में बहुत पहले बोलता था जब हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, तो दूसरी कंपनी के लोगों को देख के हम बोलते थे, तो हमने कहा यार ये इंडस्ट्री मजेदार है, इस इंडस्ट्री के सब चीजें मजेदार हैं। मैंने कहा लेकिन लोग गवार हैं। मैंने कहा ऐसे लोग काम कैसे करते हैं, हमारे को समझ ही नहीं आता। तो हम लोग क्योंकि उस बैकग्राउंड से आ रहे थे, हमने कहा ये बेसिक्स पे काम ही नहीं करते। आज भी जब मैं देखता हूं, हमारी इंडस्ट्री को 29 साल हो गए। आज अगर आप बाजार में जाएंगे, आप कलकत्ता के बाजार में जाइए, छोटे शहरों के बाजार में जाइए, सब छोड़िए, आप किसी गांव में जाइए, उस गांव में भी आपको 2-4% लोग मिलेंगे, किसान भी मिलेगा जो ऑर्गेनिक की बात करता होगा और कम से कम अपने खेत में अपनी उपज के लिए कम से कम केमिकल नहीं डाल रहा होगा। ये आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है और थोड़ा शर्मनाक भी होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इकलौती कंपनी है जो एक कर पा रहे हैं, एकमात्र परसेंटेज में आए ही नहीं लोग। सो या तो हम बहुत ही एडवांस्ड हैं कि बॉस जो वो बात 8 साल में हमारे बताने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं, तो और वो लोग कितने मतलब उपेक्षित होंगे जो उन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कंपनीज उनको भविष्य दे ही नहीं सकती, बल्कि जो वर्तमान खत्म हो रहा है उसमें बोल रहे हैं सब कुछ है। आज ये सबको पता था कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एक बहुत बड़ा क्लेम सेटल किया कैलिफोर्निया में, क्योंकि उसके प्रोडक्ट से कैंसर हो रहा था। यह बात कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है, राइट? अगर ये प्रूव हो गया और कोर्ट ने जुर्माना भी दिया, और अच्छा खासा जुर्माना था कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर जो दिया गया, एक बंदे ने खड़ा हुआ और उसने प्रूव भी कर दिया कि कैंसर होता है, और जॉनसन एंड जॉनसन ने एडमिट भी किया कि होता है। ये हुआ, हाँ, 1000 करोड़ एक अफ्रीकन मूल के आदमी को मिला, हाँ, एस्बेस्टस मिला। सेम HUL ने अभी अपना ड्राई शैम्पू पूरी यूएस मार्केट से बाहर निकाला कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलती है, हमारे प्रोडक्ट में इससे कैंसर फैलता है, कार्सिनोजेनिक होता है। अगर ये प्रोडक्ट ऐसे हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन इतने साल से अपने आप को बेच कैसे पा रहा था बेस्ट क्वालिटी बोल के? क्योंकि कंपनी के खरीदे हुए लोग और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, वो सब यूजर्स को एक ही चीज बताते जा रहे थे, हम बेस्ट क्वालिटी हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कैसे। लो है भेड़ चाल में। और वो भी एक, देखो बेवकूफों के बेचने का तरीका क्या होता है। मैंने अभी पीछे किसी को कहा था, किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब आप जैसे बात कर रहे हो, आप लोगों में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी की सेल बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। तो मैंने उनको बोला एक्चुअली साइंटिस्ट डोंट सेल। सेल्समैन के बेचने के लिए एक चीज बहुत बड़ी चाहिए होती है, वो होता है गवारपना। जितनी कम बुद्धि है उतनी जल्दी बेचेगा, क्योंकि उस आदमी को जिसके पास सवाल करने के लिए साइंस ही नहीं होगी, उसके पास मैंने कहा विचार रखने के लिए बहुत कुछ होगा, वो बेवकूफ़ी में कर देगा। मैंने कहा लेकिन जितने हमारे लोग हैं, जितनों को हमने जोड़ा है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं,
उन लोगों को हमने उनकी बेवकूफ़ी के साथ नहीं छोड़ा, हमने उन लोगों को एजुकेशन दिया, इंटेलिजेंस दिया। वो लोग आज हमें भी क्वेश्चन करते हैं, बाकियों को भी क्वेश्चन करते हैं। हमने एक ज़्यादा अवेयर कम्युनिटी खड़ी करी है, तो उसका वो रिजल्ट है। बेवकूफ़ आदमी कैसे बेचता है सर? आपने कभी बसों में गए होंगे और ये हर स्तर पे मिलते हैं, लेकिन बेचा कैसे जाता है? वो खड़ा हो जाएगा, जोर जोर से बोलने लगेगा, ये वाली दवाई है मेरा दावा, इसको लगाएंगे दांत ऐसे सफेद हो जाएंगे, ये ऐसा। अरे बहन जी आता हूं 2 मिनट। कोई बहन जी नहीं होती वहां, किसी ने उससे प्रोडक्ट नहीं मांगा होता। मैंने ये ड्रामा देखने के लिए बसों में कई बार 100-150 बार ट्रेवल किया, सबसे आखिरी सीट पे बैठ के, कि मेरे को बहन जी ढूंढनी है जो इसका प्रोडक्ट मांगती है। फिर वो धागा लेता उसको साफ कर देता है, और मैं पीछे बैठे बैठे ये देखता रहता था, ये ब्लीच मार दिया भाई इसने, इस ब्लीच से कैसे दांत साफ होंगे? ठीक है, ये होगा, इससे ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और उसके बाद हाँ भाई साहब अभी आया, ठीक है। ऐसा लगा था कोई इंटरेस्ट ले रहा, सच में ले रहा है। और मैं पिछली सीट में बैठ के देखता था, इसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर वो 2-3 जादू टोने दिखाता था जबरदस्ती के, और एक क्लेम चलाता था, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी। फिर मैं देखता था बस में 70-80 आदमियों में 2-5 फंस ही जाते थे, जो किसी उम्मीद से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते थे। तो मैंने सोचा ये धांधली यहां चलती होगी। फिर एक बार मैं चालान भरने के लिए कोर्ट गया, तो कोर्ट के बाहर शिलाजीत बिक रही थी। तो बंदा बता रहा था ये प्योर शिलाजीत है, हिमालय की, नेपालियों की। तो वो लोग जो बिना दिमाग लगाए सस्ती चीजें खरीदते हैं, उनकी भीड़ लगी हुई थी। फिर उसने जादू टोने दिखाए, मार के दिखाया, बोले टूट गई, फिर जुड़ गई, फिर टूट गई, फिर जुड़ गई। तो मैं वहां खड़ा रहा, तो उसे लगा यह आदमी तो बहुत इंटरेस्टेड है मेरी शिलाजीत खरीदने में, तब से तमाशे देख रहा है मेरे। तो मैंने उसे बैठाया, तो मैंने कहा बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद तेरी शिलाजीत खरीदूंगा। तो मैंने उसे चाय पिलाई। फिर मैंने बोला, मैंने कहा तेरे से कोई तेरी शिलाजीत खरीदता भी है? बोले आज भी बेच ली मैंने 8-10, तो मैं रोज बेच लेता हूं। तो मैंने कहा रोज सेम कोर्ट के आगे बेच लेता है? बोले 1 महीना एक कोर्ट के सामने बेचता हूं, फिर मैं कोर्ट बदल लेता हूं। तो मैंने कहा कि रिपीट ग्राहक नहीं आते? बोले आते होंगे, पर मेरा ये मार्केटिंग है। मैंने कहा मार्केटिंग ये है जो तू कर रहे है, तो रेजिन है जो तू कर रहा है, तोड़ रहा है। मैंने कहा मुझे तो मालूम है ये। मैंने कहा तुझे पता है कि अगर ऐसी शिलाजीत रो फॉर्म में कोई खा ले और वो शिलाजीत हो तो मर जाएगा। मैंने कहा तेरे केस में अच्छाई पता क्या है? तेरे केस में सिर्फ एक चीज की अच्छाई है कि तेरे पास शिलाजीत नहीं है। अगर होती तो सारे आदमी मर चुके होते जिन्होंने तेरे से खरीदी होती। मैंने कहा तूने पब्लिक का सबसे बड़ा भला पता क्या करा है? कि मैंने कहा तूने सिर्फ ये 10-15 रुपए का रीजन उनको ये बोल के कि अन्यथा तुम्हें कोई शिलाजीत 1500 में बेचता, मैं 200 में दे रहा हूं। मैंने बस तूने ये पब्लिक का भला करा है कि तूने इसके अंदर डाल ही कुछ नहीं रखा। भैंस जो चारा खाती है उसकी हायर फॉर्म यूज करके तूने लोगों को थोड़ा थोड़ा चारा खिला दिया। दैट इज द बेस्ट थिंग यू हैव डन, राइट? अब ये एग्जांपल्स तो हुए, धीरे धीरे परमात्मा ने तरक्की कराई, चीजें करी, अकल आई। फिर मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट्स में जाने लग गया। वहां से मुझे एक और अद्भुत ज्ञान मिला कि ये जो बस का सेल्समैन है और ये जो नकली शिलाजीत बेच रहा है, ऐसे ही कुछ आदमी कोट पैंट टाई लगा के दावे कर करके छोटे मोटे प्लांट खोल के ये काम वो लोग भी कर लेते हैं। ये मुझे तब पहली बार पता लगा। ये कैसे पता लगा? कई लोग बोलते थे मेरा प्लांट विजिट करने आओ, तो मैं प्लांट विजिट पे गया कई बार। मैंने एक अच्छे प्लांट लगाया, अच्छी फैक्ट्री लगाई है, क्योंकि एमएलएम कंपनियों को ज्यादातर को 5-10 प्लांट ही सप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में था, हमें भी बुला लेते थे। तो मैं जाता था, तो बोले आओ आपको प्लांट विजिट कराते हैं। तो मैं गया, तो बढ़िया से प्लांट विजिट कराया उन्होंने। मतलब यहाँ तो दीप प्रज्वलन के लिए हमने जूते तो उतारे, वहां तो फैक्ट्री में मैंने कभी जूते भी नहीं उतारे। जैसे आए हो चलो सर, ये यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वो बढ़िया हो रहा है। तो मेरे को चक्कर आने लग गए। मैंने कहा इनका प्लांट चल कैसे रहा है यार, ये चला कैसे पा रहे हैं, इनका माल खरीदता कौन है और ये बेचते कैसे हैं? लेकिन उनके बेचने वाले लोगों को मैंने सबसे ज्यादा देखा दावा, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। अरे कोई तो पूछो इनसे रुक के कैसे बेस्ट क्वालिटी है। कई लोगों ने मुझसे पूछा सर आपका प्लांट विजिट कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जिस दिन हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा मैं उस दिन प्लांट विजिट आपको करा सकता हूं। चलते प्रोडक्शन में विजिट करा सकते हैं, मतलब भी नहीं है।
चलते प्रोडक्शन में अगर कोई बंदा प्लांट विजिट करना चाहता है तो दो ही चीजें हैं, या तो उसे पता नहीं है प्रोडक्शन होती क्या है, या उसने आज तक कोई ढंग की जगह देखी नहीं है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के टाइम पे प्लांट विजिट करना बहुत रिस्की होता है। और वो रिस्की क्यों होता है? क्योंकि पूरी प्रोसेस सिर्फ एक चीज के बारे में है, और ये महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझेगी, कि माइक्रोब्स ना पैदा हो, प्रोडक्ट सड़े ना। वो सारा एनवायरनमेंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें कोई सड़न ना हो। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जिस बर्तन में आपने सुबह आटा लगा दिया था, उसी सेम बर्तन में लगे हुए सेम आटे से अगर वो ना हो और बाहर छोड़ दो आप, तो दोबारा आप रोटी क्यों नहीं बनाते? या चावल आप छोड़ जाओगे जिस बर्तन में सुबह उबाले, उसी में दोबारा उबाल दो ना, गंदा थोड़ी ना हुआ, चावल निकाल के खा लिए थे। क्योंकि एक गृहिणी को भी इतनी अकल होती है कि ये सड़ जाता है, इसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरियाज पैदा करता है, ये दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग नोन। और जब प्लांट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो मैं कल भाटिया जी को यही बता रहा था जो ये बात कर रहे थे। मैंने भाटिया जी को कहा, मैंने कहा प्रोडक्शन प्लांट होना मुसीबत भी हो सकती है। किसी ऐसे आदमी के पास बहुत बड़ी किचन होना जिसको खाना बनाने की अकल ही ना हो, ये ज्यादा खतरनाक काम है बजाय इसके कि किसी आदमी के पास किचन ना हो। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। एप्पल मोबाइल फोन बनाने वाली, उसके कितने प्रोडक्शन प्लांट है मोबाइल फोन के? 0। सबसे ज्यादा अच्छे टीवी बेचने वाली कंपनी का नाम सोनी, उसके कितने प्रोडक्शन प्लांट है? सबसे बढ़िया गाड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम ओडी, उसके कितने प्रोडक्शन प्लांट है? आपके देश में एक कंपनी सबसे बड़ा रिटेल का कारोबार करती है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके खुद के कितने प्रोडक्शन प्लांट है? एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, कभी सोचा आप लोगों ने इसके कारण क्या है? इन लोगों के पास वॉल्यूम है, पैसा है, फिर ये कभी अपना प्रोडक्शन प्लांट सेटअप क्यों नहीं करते? दूध से वे प्रोटीन निकलता है, हम बहुत वे प्रोटीन बेचते हैं, हमारा महीने का 300 टन की खपत है वे प्रोटीन की। दूध भी मिलता है इंडिया में, हमें पता है दूध से बनता है, दूध से निकलता कैसे है वो भी मालूम है, फिर हम अपना प्रोडक्शन प्लांट क्यों नहीं सेटअप करते वे प्रोटीन का? एनी रीजन? द ओनली रीजन इज वी वॉन्ट बी एबल टू मैनेज क्वालिटी। क्वालिटी क्यों नहीं मैनेज कर पाएंगे? क्या 300 टन नहीं है? 300 टन में एक छोटा सेटअप लग जाएगा, लेकिन उसको माइक्रो फ्री करने के लिए, चीज फ्री करने के लिए आपका एक HU सिस्टम लगता है जो एयर को कंट्रोल करता है, माइक्रोब्स को कंट्रोल करता है। उसके अंदर भी HEPA फिल्टर्स लगते हैं कि 0.3 माइक्रोन से ऊपर का हमारे यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना इन्फेस्ट कर जाए, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, सारा कुछ गिर जाएगा। इंडिया की 99% कंपनीज में जाके चेक करिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां ना कोई लैब होती है, ना कोई लैब टेक्नीशियन होता है, ना QC का डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ना कोई साइंटिस्ट मिलेगा पढ़ा लिखा। और इसको मैं बोलता हूं केमिकल अब्यूज। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट देती है, पहले तो केमिकल ही नुकसानदायक है, ये वो गेम बता रहा हूं जो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पहले तो केमिकल अब्यूज ही गलत है, केमिकल्स ही गलत है, उसमें गवर्नमेंट फिर भी ये बोलती है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट में यूज करना हो तो 0.2%, 0.1%, 0.5% ये परमिसिबल लिमिट्स है, 0.5 to 0.2 कि भैया यहां से यहां तक के ब्रैकेट में आप रहिएगा प्लीज, 0.5 से 2% से ऊपर मत जाना, ये चीज खतरनाक हो सकती है। ऑलरेडी खतरनाक चीज का भी स्केल है। एंड हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहाँ पे 2-2, 2.5% प्रिजर्वेटिव डलता है, 10 टाइम्स। द रीजन बिहाइंड दैट इज एक लस्ट बेवकूफों को फैक्ट्री विजिट करवाना है। फैक्ट्री विजिट में सबसे बड़ा रिस्क, ये टी-शर्ट माइक्रोब लिए घूम रही है, आई एम स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी के बाद बालों में बनेगा, चीजों में बनेगा, और मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रोडक्शन चल रहा है, ये प्रोडक्शन चल रहा है, इसका वीडियो बनाओ, उसका दिखाओ। सबसे बढ़िया प्लांट्स के वीडियोस आपको डिस्कवरी पे दिखाए जाएंगे, BBC पे दिखाए जाएंगे, आप देखिए। ये मैटर है कंज्यूमर अवेयरनेस का। कभी आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के लेबल क्लेम पढ़े हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के?
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मैंने एक कंपनी का देखा, 1 लीटर की बोतल 0.3% प्रोडक्ट में वो डला हुआ है जो नाम बोतल पे लिखा हुआ है, 0.3%। 0.5% उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डला हुआ है और बाकी पानी है। तो प्रैक्टिकली अगर कोई मुझसे पूछे कौन सा प्रोडक्ट है, ये एक प्रिजर्वेटिव है जो 1 लीटर की बोतल में बनाने के लिए 1 लीटर पानी डाला जाता है ताकि इस बोतल का कुछ प्राइस दिखे, और उसके बाद एक आगे लेवल पे लिखने के लिए छींटा मार दिया जाता है किसी चीज का। और इस प्रोडक्ट को फिर कोई आदमी खड़ा होकर बोलता है दिस इज माय बेस्ट प्रोडक्ट। हाउ इज इट योर बेस्ट प्रोडक्ट? इसका एक कैप्सूल 500 mg का होता है, 300 mg का कैप्सूल दे सकते थे आप किसी आदमी को, प्रिजर्वेटिव की जरूरत ना पड़ती। लेकिन 300 mg के कैप्सूल को आपने 1 लीटर के बोतल बना दिया। किस लिए? टू फूल पीपल। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूंगा 1200 रुपए का एक कैप्सूल खा लो, तो वो आदमी पूछेगा अरे 1200 रुपए क्या डला है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 1200 रुपए की 1 लीटर बोतल है, तो आदमी पूछेगा नहीं क्या डाला है, थोड़ा बहुत कलर पलर कुछ डाल दो, ठीक है भैया 1200 रुपए की लीटर की बोतल तो आ ही सकती है। These all are subjects. Chemical is a subject, chemical abuse is a subject. पता लगे 99% हम उन चीजों के शिकार हो रहे हैं जो केमिकल अब्यूज से है, और इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ नहीं पता होता। उन्हें क्वेश्चन करिए बेस्ट क्वालिटी। कल रात को मेरे से शंकर जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बोले सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि लैब टेस्ट जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, सर्टिफिकेट्स की मैनिपुलेशन हो सकती है। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, सर्टिफिकेट्स भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, लैब भी मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन इन सब में एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे जैविक भारत है, वो सर्टिफिकेट मैनिपुलेट नहीं होता, इसलिए है ही नहीं। HACCP है, मैनिपुलेट नहीं होता, है ही नहीं। USFDA है, सर्टिफिकेट है, मैनिपुलेट नहीं होता, है ही नहीं। आपकी लैब्स है, SGS है, TUE है, सिग्मा है, फेयर लैब्स है, यूरोफिन्स है, ये लैब मैनिपुलेट नहीं होती। इसलिए आप इनका लैब टेस्ट रेयर देखेंगे किसी कंपनी के पास कि कोई लैब टेस्ट इन उससे करवाता हो। वो क्या बोलेंगे, अरे सेम टेस्ट होता है, ये लोग महंगा करते हैं। ये महंगा नहीं करते, जेन्युइनली करते हैं। और जो जेन्युइनली टेस्टिंग होती है वो करवाने की हिम्मत हर किसी के पास होती नहीं। उन्हें वो लैब चाहिए कि लैब टेस्ट के नाम पे दे दो, दे देंगे। एक कंपनी बहुत प्रमोट कर रही थी NABL टेस्टेड। इस इंडिया में अगर 70,000 लैब है तो 70 की 70,000 NABL है, और उन 70,000 में से 55,000 लैब ऐसे निकल जाएंगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जिसमें किसी ना किसी तरीके का जुगाड़ हो जाता है। तो इस चीज को कौन व्यक्ति हाईलाइट करेगा जिसे यह पता है कि कंज्यूमर हमारे पास एकदम मूर्ख दर्जे का आएगा, उसे कुछ भी बता दो कुछ भी कर लेगा। मिशन केमिकल फ्री सिर्फ इस बारे में नहीं था कि हम आपको केमिकल्स की जानकारी देंगे। मिशन केमिकल फ्री इस बारे में भी है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको यह जानकारी है क्या केमिकल है क्या नहीं है, अगर मुझे आज ये जानकारी है कि पैराबेन्स यूज नहीं करने चाहिए, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी प्रोडक्शन में मान लो सेफरसाइड सोडियम का सोल्ट यूज कर रहा है, लेकिन वो सोडियम के सोल्ट की भी एक परमिसिबल लिमिट है, अगर वो परमिसिबल लिमिट ना करके उसकी 10 गुना यूज कर रहा है, तो अगेन वो मेरी बॉडी को साइड इफेक्ट करना चालू कर देगा। मैंने कल भाटिया जी को बोला, मैंने कहा बॉस, और अब ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आप रिलेट करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा और केमिकल के धनों से ज्यादा सोचना पड़ेगा, और वो मैं सोचने का आपको प्लेग्राउंड दे रहा हूं बहुत बढ़िया। इस एग्जांपल को आप सुनिएगा और ये आपको रिलेट करेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कल भाटिया जी को बोला, मैंने कहा आप भी प्रोडक्शन लगा सकते हो, 30-40 लाख रुपए चाहिए, कोई बड़ा खेल नहीं है, एक छोटी सी बिल्डिंग होनी चाहिए, 30-40 लाख रुपए होने चाहिए, आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री लग जाएगी, कोई बड़ा मैटर ही नहीं है। क्यों है क्या? एक्चुअली में प्रोडक्शन प्लांट के कई क्राइटेरिया हैं। एक है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बोलते हैं हम उसको, जिसकी कोई कंप्लायंस होती है, USFDA कंप्लायंस है या बाकी कोई बड़ी कंप्लायंस है। और एक फैक्ट्री है जो मैंने प्लांट लगा लिया प्लांट के नाम पे कि मेरे पास भी एक प्लांट है, उस प्लांट को मैं पता क्या बोलता हूं, थोड़ी बड़ी किचन। और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत सोच समझ के वर्ड चुनता हूं। जब आपके घर में, कितनों के घर में ब्लेंडर है?
जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या ब्लेंडर किसके घरों में है जो ब्लेंड कर सकता है चीजों को? सबके घर में। किसी के घर में मैनुअल होगा, कि किसी के घर में ऑटोमेटिक होगा, किसी के घर में मशीन वाला होगा। उसकी कितनी कैपेसिटी है? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। आप किसी का प्लांट लगाओ ना, जो बोले मैंने प्लांट लगा रखा है, उससे जाके पूछना है मशीन कौन सी है, तो पता क्या बोलेगा? ब्लेंडर। तो आप बोलना इसमें और मेरे ब्लेंडर में फर्क क्या है? बोले ये 100 किलो का है। तो ये तो ब्लेंडर हो गया। ये क्या है? ये बॉयलर है। कितनों के घर में पतीले हैं? कुकर, पतीले सभी के घर में। पैंस। कितने लीटर की कैपेसिटी है? 3 लीटर, 5 लीटर। वही बॉयलर उनकी फैक्ट्री में लगा होगा 100 लीटर का होगा। कितनों के घर में वो फनल है? फनल या कुपी या छलनी में से जिसको हम छान के देते हैं, सबके घर में छलनी है। उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सिविल। वो भी होगी उनके पास। हाँ, आपकी इतनी बड़ी है, उनकी थोड़ी सी इतनी बड़ी होती है। ये बड़ी किचन है जिसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोलते हैं, पर इसमें मैन्युफैक्चर कुछ नहीं होता। बड़ी किचन, सीधा मुंह पे बोल रहा हूं मैं तो। और किसी को अगर डाउट हो तो आके क्वेश्चन कर ले मेरे को, मैं तो लाइव भी इनवाइट कर लूंगा। ये किचन है। अब मैं बताऊंगा ना मैं आगे किस पॉइंट पे आ रहा हूं, क्यों किचन बोल रहा हूं इसको। यह होगा। उसके बाद क्या होगा जो आपके घर में नहीं होती और इसके में अलग होती है? क्योंकि आप जब अपने घर में देते हैं तो चाय बनाएंगे, कप में डालेंगे और बंदे को रेडी सर्व कर देते हैं। ये रेडी सर्व नहीं करते, इसलिए इनके किचन में एक एक्स्ट्रा मशीन होती है जिसको बोलते हैं पैकिंग मशीन। और मेरी एमएलएम की बेचारे की दुविधा यह है कि अगर कोई बड़ी किचन लगा लेता तो यहाँ के नेटवर्कर मोटिवेट हो जाते हैं। बड़ी किचन किसी की भी हो सकती है, गुरुद्वारों की उनसे बड़ी किचन होती है। मेरी दिक्कत यह है मुझे झूठ बोलना नहीं आता, और मेरी समस्या है कि मुझे डर भी नहीं लगता। तो मेरे को जो सच होता है मैं बोल देता हूं। अब मैंने इसको क्यों बड़ी किचन बोला? आप लोगों के घर में कितने लोगों के घर में चाय बनती है? आप खुद बनाते हैं घर में? तो एक तो सर इतने प्लांट तो मेरे लोगों के यहीं लगे हुए हैं, कैपेसिटी कम है, लेकिन ये सारे लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और इनकी प्रोडक्शन हाइजीनिक है क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। ठीक है। दावे ये भी करते होंगे कि हम चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। कितने घरों में चाय बनाते हुए इलायची यूज होती है? जिन्होंने की है यूज, काफी घर। इलायची को आप किस बेस पे सेलेक्ट करते? तो तभी तो मैंने कहा आप सबके पास प्रोडक्शन प्लांट है, क्योंकि उनके पास भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला था मैं उठा क्यों लाया, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता इलायची टेक्निकली कैसे यूज होती है और उनको भी नहीं पता कैसे यूज होती है। आप भी घर में उबाल लेते हो, बना लेते हो, रेडी करके दे देते हो। वो भी उबाल लेते हैं, बना लेते हैं, रेडी करके दे देते हैं। आप उसका घर में किचन बोल देते हो, वो बड़ी लगा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोल। इलायची ना आपको चुननी आती है ना उनको चुननी आती है। और यही एक फर्क है जिसको हम एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोलते हैं विद टेक्निकल एबिलिटीज। और ये मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं ये बोल के चला गया। अभी कोई आदमी बोलता मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको फोन कर लो, उसको बोला भैया एक ही सवाल करूंगा, अपनी सारी टेक्निकल टीम को एक साथ ले ले, जितने लोग तेरे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है सारों को ले ले। सारों को लेके उससे पूछना सर आपके प्रोडक्ट में अगर इलायची डलती है तो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन कैसे होती है कि टॉप क्लास की इलायची कौन सी है, बार बार सेम कौन सी इलायची है जो सेम रिजल्ट देगी, ये बता दो। 90% को तो ये भी नहीं मालूम होगा इलायची का साइज कितने से कितने एमएम का आता है। और उनमें से 100% को ये नहीं पता होगा कि जिस इलायची का साइज सबसे बड़ा होता है वो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। उनमें से 99 को नहीं पता होगा।
उन्हें यह भी नहीं पता होगा ओवर मैच्योरिटी क्या होती है। आज तक किसी को यह नहीं पता होगा जो दालचीनी खुशबू देती है और जो दालचीनी खुशबू नहीं देती है, उन दोनों में से बढ़िया कौन सी होती है। लोगों ने दालचीनी यूज करनी पता कब स्टार्ट करी? जब लिखना आने लग गया बहुत ज्यादा इंटरनेट पे, ये डायबिटीज को मैनेज करती है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, कैंसर नहीं होने देती, और फिर गए और फिर इलायची वो लेकर आए, दालचीनी सिनेमन लेकर आए, और उसके बाद बोल दिया तुम्हारी तो बहुत बेकार है, इसमें खुशबू नहीं आती। क्योंकि जिस दालचीनी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसमें खुशबू नहीं होती, और जिसमें खुशबू होती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। दोनों एक ही पेड़ से उतरती हैं, एक 2.5 साल बाद उतार ली जाती है, एक 10 साल बाद उतारी जाती है। अब यह बात ना आपको पता है ना उनके प्लांट वालों को पता है, तो इसीलिए तो बड़ी किचन बोल रहा हूं उनको। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, दैट इज साइंस। अगर थोड़ा भी गलत हुआ हमें बहुत हार्म करते हैं ये प्रोडक्ट्स। इनको लोग अपने फायदे के लिए बेच देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ना उन्हें क्वेश्चन करना है, ना अपनी कंपनी को क्वेश्चन कर सकते हैं, ना उनके आंसर आ सकते हैं। आज हमने बोला यूएसएफडीए कंप्लायंस करती है दारुजनाइन। मेरा यूएसएफडीए कंप्लायंस करने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि मुझे ये नहीं पता था कि एमएलएम में बेचा नहीं, मैं 2005 से एमएलएम में बेच रहा हूं। 2018 में आगे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार यूएसएफडीए प्लांट से जाएंगे। कारण क्या है, एक नेटवर्कर जब जुड़ता है तो उस नेटवर्कर को अच्छे तरीके से पता होता है इस प्लेटफॉर्म पे अगर मेरी जिंदगी बदलने भी वाली है तो 5 साल से पहले नहीं बदल सकती। इट विल टेक टाइम, आई सडनली ग्रेजुअली डेवलप, और 5 साल बाद जब मेरी जिंदगी बदलना चालू होगी तो मेरे को 10 से 15 साल लगेंगे जिंदगी बदलने के लिए। तो लगभग 20 साल लगेंगे एक व्यक्ति को उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जिस वजह से आज वो 2025 में अपनी यात्रा चालू कर रहा है। मैंने 2018 में चालू करी, पोस्ट 7 इयर्स मेरी लाइफ चेंज है इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर आप पूछेंगे कितने और लोगों की चेंज हुई मेरी वजह से, भैया पहले तो जब टर्नओवर होगा तो अगेंस्ट द हायरार्की चलता है। तो नेटवर्कर बेचारा जो जुड़ रहा है वो टीम बनाएगा, डेवलप करेगा, चीजें होंगी, बिल्ड होंगी, तो उसे एक टाइम लगेगा वो वॉल्यूम करने के लिए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जिस पे आप आज मेहनत कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ही 2040 तक की आयु नहीं रखता, उस कंपनी के पास इतना इंटेलिजेंस ही नहीं कि वो 2040 का प्रोडक्ट बना पाए, तो ये तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सबसे बड़ा छल है जो बेचारा आज पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है। केमिकल बेचे जा सकते थे, आर्ट बनाना, देखिए चाय बनाना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको यह ध्यान नहीं देना ना इसमें दालचीनी कौन सी डलेगी, इसमें अदरक कैसी डलेगी, कौन सी अदरक पता लगता है कि एसिड से धोई गई है, कौन सी अदरक एसिड से नहीं धोई जाती, कितनी मैच्योरिटी होती है, क्या फिंगर होता है, कितना जिंजरोल निकलना चाहिए, यह बात ना आपको मालूम है ना उनको मालूम है। चाय बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे देश के हर नुक्कड़ पे हर कोई आदमी चाय बना रहा है, और इन चाय वालों से किसी से जाके पूछ लो कि तेरी चाय, तो बोलेगा बाबूजी बेस्ट क्वालिटी है। कोई चाय वाला ये नहीं बोलता मेरी घटिया है, सब बेस्ट क्वालिटी बोलते हैं। और किसी से जाके बोलूं ये चाय की दुकान कैसे हिट हो गई, तो बोलेगा बनाते तो साहब हम भी वैसे ही, बस पब्लिक का अपना अपना नजरिया, कोई चाय हिट हो जाती, कोई चाय नहीं हिट होती। और जो हिट होती है मैं उससे जाके पूछता हूं कि आप कैसे हिट हैं, आपकी चाय की दुकान इतनी क्यों चलती है, तो आदमी बोलता है हमारा मसाला स्पेशल होता है। तो मैं बोलता हूँ मसाला क्या स्पेशल होता है, तो बताता हमारे बाबूजी एक इलायची यूज करते थे, या हमारी अदरक यहाँ से आती है। फिर पता लगता है कि इनको ना साइंस की नॉलेज नहीं थी, लेकिन गलती से इनमें इसके खानदान में किसी एक व्यक्ति को किसी चीज की नॉलेज थी, उसने पूरा धंधा खड़ा किया, और वो उसकी कारण था, वो साइंस जानता था। राइट। आज अगर एक डायरेक्ट सेलर आपके पास उम्मीद देके जुड़ रहा है तो सबसे बड़ी बात उसे 2040 का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि 2025 में केमिकल हो सकते हैं, और 2025 में केमिकल से तैयार करने वाले प्रोडक्टों की नॉलेज रखने वाले हर फैक्ट्री में 2 से 3 लोग हैं, लेकिन पूरी कंट्री में केमिकल फ्री बनाने वाले गिनती के भी 5 आदमी नहीं है। सो 2040 जिस तरफ जा रहा है वहां लेके जाने वाले आज व्यक्ति बहुत सीमित हैं। आज हमारे को जो चुनना है भविष्य चुनना है, हमारे को जो चीजें करनी है, आज लेबल पढ़ना सीखिए आप। मैंने पीछे मीटिंग करी, सेमिनार करा, एक दिन में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके ध्यान उन मुद्दों पे लेके जा रहा हूं। रीड अबाउट केमिकल्स, सी अबाउट प्लांट्स। अगर कोई बता रहा है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, चेक करिए सर्टिफिकेट की ऑथेंटिकेशन क्या है। कितनी बार आयुष डिपार्टमेंट ने इस चीज के लिए जागरूक किया कि अगर हमारी स्टैंप लगा के कोई बेच रहा है वो आदमी आपको धोखा दे रहा है।
मेरे से मान्यता छोड़िए, वो आदमी छल कर रहा है आपके साथ। मैं कोई भी प्रोडक्ट अप्रूव करता ही नहीं हूं कि भैया मेरा मोहर लगा दो। मेरा फॉर्मुलेशन होता है, अगर वो फॉर्मुलेशन डन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की छाप नहीं लगा सकते। पर बहुत से लोगों ने इस चीज को मार्केट किया, किस लिए? पब्लिक को छलने के लिए। क्वालिटी क्या है वो नहीं बता सकते। भैया भरोसा कर लो। क्यों भरोसा कर लो? हमने एक छाप लगा रखी है जो सरकार ने मना कर रखी है, नहीं लगानी चाहिए। तो आप कम से कम सरकार पे भरोसा करते हो, इतना बड़ा संस्थान है, इसी कारण से हम पे भरोसा कर लीजिए। आज आपको सर्टिफिकेट की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आज आपको लैब टेस्ट और कहां से लैब टेस्टेड है उसकी होना बहुत नॉलेज है। एनएबीएल हर एक लैब है, किसी भी लैब में चले जाओ, मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, किसी भी लैब में चले जाओ, वो कहेगा जी मैं भी एनएबीएल अप्रूव्ड हूं। आप उनसे बोलो कि सर ये टेस्ट कर सकते हो, 70% लैब बोल देगी मैं कोई बड़ा टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो लैब एनएबीएल अप्रूव्ड है। आज कोई बोलता है मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट दे रहा हूं, इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी एंटीऑक्सीडेंट, और वो बोलता है कि इसमें मैं आपको एनएबीएल सर्टिफिकेट दे रहा हूं, एनएबीएल लैब का टेस्टेड सर्टिफिकेट दे रहा हूं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां तक आप लोगों की अवेयरनेस चाहिए। बॉस आप अपना बहुत मेहनत का पैसा बनाते हैं, बहुत मेहनत का, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को उजाड़ नहीं देना चाहिए बिना सवाल करे। ये छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत सवालों में मददगार होंगी। एक बंदा आता है, बोले ये मेरी बोतल रखी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और ये मेरा एक एनएबीएल लैब का सर्टिफिकेट है। एनएबीएल लैब से सर्टिफिकेट है, पहली चीज कौन सी लैब से है वो देखो, मैन्युपुलेटिंग लैब से है, नॉन मैन्युपुलेटिंग लैब से है। अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो 4-5 लैब ही बता के जा रहा हूं, बता के ही जा रहा हूं, सारा ही खत्म हो जाएगा। यूरोफिन्स, आपको नाम ही दे रहा हूं, सिग्मा, फेयर लैब्स, एसजीएस, इंटरटेक, अलग अलग लैब है। वो इंटरनेशनल लैब के अलावा आपको कभी भी सर्टिफिकेट ही नहीं। आज दारुल के पास तकरीबन 58-59 लैब रिपोर्ट्स होंगे जो आते रहते हैं। आपने कभी किसी लोकल लैब की रिपोर्ट देखी है आज तक? साइट पे जाइए, आपको कभी लोकल लैब की रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी। मेरी जो शहद की रिपोर्ट थी वो भी जर्मनी से होकर आई थी। मेरा जो ग्लासमिक इंडेक्स का रिपोर्ट था वो भी इटली होकर आया था। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज, जब ब्रांड खड़ा करते हैं ना तो सर क्रेडिबिलिटी खड़ी करनी होती है, झूठ नहीं बोलना होता, सच बोलना होता है, और सच बोलने के लिए टाइम लगता है। आज तक इस इंडस्ट्री में दारुल के अलावा किसी के पास जैविक भारत क्यों नहीं है? 25 और कंपनियां दावा करती है हम ऑर्गेनिक है। अगर तुम ऑर्गेनिक हो और तुम्हारे पास ऑर्गेनिक का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो मैं बोलता हूं आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जिस भी संस्था से है, मैं गारंटी ऑन स्टेज ऑन माइक बोल के जा रहा हूं, ये बात आप लोगों की जानकारी के लिए। अगर उस बंदे के पास जैविक भारत का सर्टिफिकेट नहीं है और वो दूसरा कोई सर्टिफिकेट ले घूम रहा है, वो मैं आपको बिना कंपनी के मुश्किल से 2-3 हजार रुपए में फोन पे दिलवा दूंगा, और गारंटी दे रहा हूं। कोई भी टेस्ट कर लेना, मैं नंबर निकाल के दे दूंगा, आप बात कर लेना, और आप उसको, वो बंदा आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा, कंपनी का नाम बताओ, और आपका जो नाम है वो बोल देना जितेंद्र डागर कंपनी। आपके पास 10 मिनट में पीडीएफ आ जाएगी व्हाट्सएप पे कि सर मुबारक हो, जितेंद्र डागर कंपनी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। ना कोई कंपनी है, ना कोई उत्पाद है, और ना कोई सर्टिफिकेट है, और आप उसको दिखा सकते हो कल से। मैं तो ये भी कर सकता हूं अगर आप लोगों को चाहिए, बाकी सब छोड़ो, आप ऑर्गेनिक आदमी हो ये भी मैं वो दिलवा सकता हूं सर्टिफिकेट कि गौरव भाटिया इज एन ऑर्गेनिक पर्सन, ये भी सर्टिफिकेट आ जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनिपुलेटिव है। अगर आप ऑर्गेनिक है तो आप जैविक भारत क्यों नहीं लेते? मैं गारंटी देता हूं मेरे पास जैविक भारत है, आप जो बोलोगे मैं कल लेके दिखा दूंगा, कल सुबह। लेकिन 8 साल में आप जैविक भारत क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आप झूठे हो, क्योंकि आप पब्लिक का पागल बनाते हो, क्योंकि आप चीजें देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप चीजें बनाना जानते ही नहीं हो। तो आप झूठे सर्टिफिकेट, झूठ, झूठे लोग, झूठी प्रमोशन, इनमें बिलीव करते हो। आप अपने देश की जनता को सर्व नहीं करने आए हो, आप अपने देश की जनता को लूटने आए हो। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। बिजनेस तभी बड़ा होता है जब उसमें सबका भला छुपा होता है। और मैं तो बोल ही रहा हूं ना, आप हो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, में तो खुद कह रहा हूं, जैविक भारत ले क्यों नहीं लेते? आप एक कारण बता दो। चलो मैंने तो अपना कारण बता दिया, मैं तो ओपन स्टेज से बता के जा रहा हूं। जो भी अपने आप को ऑर्गेनिक बोल रहा है, मैं नहीं लेता हूं उनके सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सारे जाली हैं।
और ये बात भारत सरकार भी बोलती है। फसाई जो संस्था, उसकी साइट पे जाके पढ़ लीजिए, वो बोलते हैं भारत सरकार तो एक ही सर्टिफिकेट को ओरिजिनल मानती है, वो है जैविक भारत, वो मैंने लेके रखा हुआ है। तो मैं बाकी सबको जाली बोल ही रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, स्टेज पे है, लाइव है, कर लो रिकॉर्डर, डाल देना, मैं तो बोल के जा रहा हूं। लेकिन वो लोग जो कोई और सर्टिफिकेट लेके बैठे, वो जैविक भारत क्यों नहीं ले लेते? ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पब्लिक का बेवकूफ नहीं बनाना। आप एक ईमानदार संस्था हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप जो गवर्नमेंट पब्लिक को देना चाहती हो क्यों नहीं दे रहे? क्यों जैविक भारत नहीं देते आप? एक संस्था दे सकती है तो आप भी दे सकते हो। चलो आप नहीं दे सकते तो ये बोल दो कि दारुल से जितनी बढ़िया संस्था हम नहीं है आज की तारीख में, ये बोल दो कम से कम। ये तो बहुत सिंपल फिलॉसफी है। एक संस्था थी दिल्ली से, मैंने उसके एक नेटवर्कर से बात करी, उसने कहा सर हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी है। मैंने कहा मैं कैसे मानूंगा भाई, इसका क्या प्रूफ है? बोले हमारे प्रोडक्ट के डब्बे पे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की फोटो छपी हुई है। तो मैंने कहा मेरे नाना जी एक ब्रांड यूज करते हैं, वो तुम्हारे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है। तो बोले कैसे? मैंने कहा मेरे नाना जी बीड़ी पीते हैं, उस पर भी उसके मालिक की फोटो छपी हुई है। मैंने कहा 90% तंबाकू के उसके ऊपर उसके मालिक की फोटो होती है। तो अगर फोटोओं से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो फिर तो सारी दुनिया को बीड़ी पिलाओ, तंबाकू खिलाओ, ये तो बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सर्टिफिकेशंस, लैब टेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। एप्पल सबसे बड़ा बना क्योंकि बोस जो सेमीकंडक्टर का सेटअप है वो यूएस में नहीं लग सकता था, वो सेटअप ही अलग जगह लगना था। पूरे दुनिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने वाली केवल 2 ही कंपनियां हैं। हाँ, टाटा भी वहीं से लेती है। आपको अगर क्वालिटी प्रोडक्शन देना है तो आपको एक यूनियन बनानी पड़ती है जो क्वालिटी से, जैसे हमने प्रोटीन दिया तो हमें ग्लेनबिया से मंगाना पड़ा आयरलैंड से, क्योंकि टॉप ग्रेड प्रोटीन वही देती है। हमारे को कोई बुराई नहीं है कहने में कि वो प्रोटीन हमारा नहीं है, क्योंकि मेरा होने से बुरा हो जाएगा। मैं बनाऊंगा तो यहाँ हिंदुस्तान की ये जो कचरा खाती हुई गाय हैं, इनसे दूध खरीदूंगा सस्ता, फिर उसको कोई भी प्रोसेस करूंगा, फिर घर की किचन में उबाल दूंगा, कुछ करूंगा अजीब सा, फिर उसका पाउडर बनाऊंगा और फिर कहूंगा बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है मेरा, तुम पी लो। आधार नहीं होगा उसका, कोई आधार नहीं है। लेकिन जब हम ग्लेनबिया यूज करते हैं तो हमारे को मालूम है इनके यहाँ पे किसी गाय को कभी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन नहीं दिए जाते, कभी इनको चारा नहीं दिया जाता। ये आयरलैंड के हरे जंगलों में चरने जाती हैं, वहाँ से इनका दूध आता है, उसको निकालने का एक सुपर हाइजीनिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद एक अल्ट्रा प्रोसेस है जहाँ से इसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हैं। दूध से प्रोटीन अलग करने के लिए कोई केमिकल नहीं डाला जाता, सारा फिजिकल मेथड से करा जाता है। इतना नहीं कर सकते हम, और इस चीज़ को कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कम से कम मुझे नहीं है। आज हमने लिया, हमने प्लांट वाइटामिन्स मिनरल्स लिए, हमने यूएस से लिए क्योंकि हम इक्विप्ड नहीं है। अरे मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा लैब टेस्ट तक हनी का होने जर्मनी गया क्योंकि मेरी कंट्री में टेस्टिंग ही नहीं थी। आज कोई जिद करके बैठा कि मैं यहां कर दूंगा, कर ही नहीं सकता। स्टेरॉइड का टेस्ट आपके ब्लड में तो स्टेरॉइड चेक हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में अगर स्टेरॉइड डाला, मेरे पूरे देश में एक भी लेबोरेटरी नहीं है जो उसको चेक कर सके। और ये बात मुझे पता है, उसके बावजूद हम प्रोडक्ट में नहीं डाल रहे। मैं प्रोडक्ट में स्टेरॉइड डाल के दे सकता हूं और आपके मुंह पे बोल सकता हूं कि मेरा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट चेक कर लेना। स्टेरॉइड डाला तो और बेस्ट रिजल्ट तो आएगा ही आपको। जब तक वो आपकी किडनियां खत्म नहीं कर देता तब तक आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और यह बात भी जानता हूं कि इस कंट्री में टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। इसीलिए हम दारुल नहीं, क्योंकि हमारे को पता है सब क्या होता है, लेकिन कर नहीं रहे। प्लीज मैम। Pets, right? Definitely, ma'am. We will plan, but the only thing is that before doing anything, as I was saying, the major hurdle comes in between is we are very process oriented, quality oriented people. तो हमारे को whenever we are trying to produce something, we need that in major quantities to happen, क्योंकि हम उसको बिल्ड करते हैं तो हमारे को बहुत प्रोसेस लगता है। जैसे पेट कैटेगरी है, उसकी कंप्लायंसेस बहुत अलग हैं पेट कैटेगरीज को बनाने के लिए।
So we cannot manufacture in the same premises with the same vessels where we are manufacturing for Indian people or humans. तो उसका जो प्रोसेस है, फिर मेरे को एक फैक्ट्री सेटअप करना है, और वो फैक्ट्री फिर मुझे USFDA सेटल करना है, फिर उसमें एपॉक्सी फ्लोरिंग बिछेगी, फिर उसमें चीज़ें होंगी, फिर कंपार्टमेंट्स निकलेंगे. अब आप मुझे बोलेंगे जैसे आप कहीं और से प्रोक्योर कर सकते हैं, कर लीजिए, तो यू विल बी वेरी हार्ट ब्रोकन टू लिसन दैट in India we don't have such a facility in pet category. No, we don't. I mean, recently my cat is suffering, so what I'm giving, serious injection and sneezing and all of that. That I can sort out. So what I'm giving is like, there's something called Bashokata. I don't know what is it called in Hindi. It's like long leaves and haldi and a little bit of honey that I paste and give you liquid. It will work better than steroids. It will work better than steroids, 100%. Right? So now the awareness is, केमिकल्स के नाम हमने एक लिस्ट बनाई थी, वो दिया था, केमिकल को यूज करने का प्रोसेस. थर्ड थिंग, डोंट बाय योर प्रोडक्ट्स अगर वो किसी घटिया प्रोडक्शन प्लांट से आ रहे हैं, नेवर बाय दैट. चेक देयर कंप्लायंसेस, वो सर्टिफिकेशन कहाँ है. बड़ी किचन होने से कुछ नहीं होता बॉस. यहाँ 200 किचन है, इलायची नहीं पता थी किसी को. यहाँ 200 किचन है, दालचीनी नहीं मालूम थी. इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप लोग कमर्शियल नहीं करते अपनी किचन को. बुराई तब है जब एक आदमी उसको कमर्शियल करके बैठा हुआ है और बोल रहा है कि ये बेस्ट क्वालिटी. इफ यू डोंट नो हाउ टू सोर्ट योर इलायची, हाउ टू बाय योर हर्ब्स, हाउ टू पुट प्रिजर्वेटिव्स, उनकी पूरी कंपनी में जाके आप देखिएगा किसी प्लांट के अंदर, ये वीडियो मंगाइए कि आपका प्रोसेस क्या है, तो आपको उनका प्रोसेस नहीं मिलेगा, मटेरियल फ्लो नहीं मिलेगा, एपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं मिलेंगी. वहां पर रात दिन बैक्टीरिया नाचता रहता है एंड दे आर रेडी टू प्रोड्यूस फॉर ह्यूमंस. ये सारी चीजें हैं जो आपको बनाती है. केमिकल्स का अब्यूज क्यों बढ़ता है? जब हम बहुत ही बेकार ब्रांड खरीदने लगते हैं, वो ब्रांड हमें ज्यादा जल्दी बीमार करते हैं. कारण क्या है? उनके प्रोडक्शन में फॉल्ट होता है, और फॉल्ट को ढकने के लिए वो 10 टाइम्स प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं. और आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं, आप इंटरनेशनल नाम के अलावा ये जितने लोकल नाम जानते हो, इनमें से 90% में यही झोल है. आप लोगों ने MDH की कंट्रोवर्सी सुनी थी? एवरीवन, MDH में कुछ मिला था? जो मिला था उसका नाम क्या था और उसका पर्पस क्या था? कैंसरस तो है वो, लेकिन उसका पर्पस क्या था? MDH के प्रोडक्ट में डाला क्यों गया था वो? ये आप सोच सकते हो, मसालों में प्रिजर्वेटिव, ये आप अपनी किचन में भी नहीं करते. कितनी खतरनाक होंगी वो बड़ी किचन. जो काम अपने घर में आप मसाले पीस के मिक्सी में, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, उन्होंने अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव डाला था. क्यों डाला था? नो सर, दैट्स वेयर यू गाइस आर रॉन्ग. ये मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले हैं, ये आपने भी, मैं जानता हूं, अपने आजू बाजुओं से सुना है, अपने दिमाग से सोचा है. ये गलतियां मैंने भी करी हैं. उनका पर्पस लॉन्ग लाइफ नहीं होता. MDH का मसाला हर 2-3 महीने में बाजार में घूम जाता है, तो उन्हें लॉन्ग लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि उनका प्रोसेस कंट्रोल ही नहीं है, वहां कंटेमिनेशन हो ही जाती है. जब आप अपने घर की मिक्सी में करते हैं ना, उसमें आप कंटेमिनेशन नहीं होने देते. सूखी मिक्सी में चलाते हैं, अच्छे से मसाले को वॉश करके सन ड्राई करके करते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना भी ख्याल नहीं रखते, वो अपने परिवार के लिए मसाला नहीं बना रहे. वहाँ पे कोई है, थोड़ी सी धूल हो जाएगी, थोड़ा सा पानी रह गया, चला दिया, बाद में एक ही इलाज है, जब सारा कुछ आया, लैब टेस्ट हुआ, माइक्रोबियल लोड है, ETO मिला दो. नाउ दिस इज केमिकल अब्यूज, और ये आपके 90% प्रोडक्ट केस में होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड. जब हम बोलते हैं ना कि कोई ब्रांड सस्ता महंगा कैसे होता है, ऐसे होता है. इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, एपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं है, कहीं पर भी मटेरियल प्रोसेस नहीं है, खुले में चल रहा है, लोग भी वहीं पे घूम रहे हैं. ये देखो जी हमारी ब्लेंडिंग हो रही है, ये देखो जी बॉइलिंग हो रही है, ये देखो जी प्रोसेस चल रहा है. दिखाने के चक्कर में बनाना भूल गए. सिर्फ दिखावा ही दिखावा, बनाना है ही नहीं. बनाने के लिए हम खुद नहीं जाते. जब प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर हमारी एंट्री अलाउ नहीं होती, फैक्ट्री में होते हैं. बाहर बैठना क्यों? किसी अच्छी फैक्ट्री में वो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ये एडमिन है, ये प्रोसेस एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, डिस्पैच है. क्योंकि अंदर के प्रोसेस में एंटर करना अलाउड ही नहीं है वाइल मैन्युफैक्चरिंग.
हम नहीं जानते आपके ऊपर क्या माइक्रोबियल लोड है, वो प्रोडक्ट में आएगा। ये रिस्क कौन ले सकता है? ये रिस्क केवल वही आदमी ले सकता है। और मैं किसी को इल्जाम भी नहीं दे रहा, मैंने सारे इंडिया के प्लांट नहीं देखे, लेकिन मैंने 10-12 प्लांट देखे, वहां में नहीं होते हुए देखा। वहां पर क्या होता है, जो जितना ज्यादा ओपन प्लांट है, जो ज्यादा शो ऑफ कर रहा अपने प्लांट का, इसका एक कंफर्म मतलब है जो सिंपल भाषा में है, उस आदमी को माल बनाना तो नहीं आता है। अगर उसको आता होता, उसका कॉन्फिडेंस एक ही जगह है, यहां लोगों को घुमाओ, चलाओ, फिराओ, कुछ भी करो ओपन एरिया में, लास्ट में हम प्रिजर्वेटिव डाल के इस चीज को बैलेंस कर लेंगे। और वो भूल जाते हैं कि ये प्रिजर्वेटिव उन्हीं लोगों के अंदर जाएगा जो लोग आज प्लांट घूम के जा रहे हैं। दैट्स द सिंपल थिंग। तो जब हम मिशन केमिकल फ्री की बात कर रहे हैं बिफोर लंच, मेरा आज का काम ये था, क्योंकि मैं आपको बाकी सारी बातें जूम पे बताऊंगा, एक दिन में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता। आपको बीमारियों से बचना है तो बॉस, लैब सर्टिफिकेशन, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दिमाग की बत्ती थोड़ी और जलानी पड़ेगी। कोई गवार बेचने वाला आदमी आपको बहुत बीमार बना के चला जाएगा, अपना पैसा बनाएगा, आपको बीमार बनाएगा, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जो बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आज थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बहुतों के लिए बोली, वो लोग टेक्निकली मेरे से बात कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे लाइव करना तब बात कर लेंगे, तब पूछ लूंगा। मसाले से लेके जो बेरीज वो खरीद रहे हैं, जो बाकी चीज़ वो खरीद रहे हैं, अगर वो किसी का क्वालिटी पैरामीटर जानते हो क्या होता है तो बात कर लेंगे। QC QA तो शायद उन्होंने सुना भी नहीं है क्या होता है, बस उनको एक चीज़ आती है, बोलो, झूठ बोलो, बिक जाएगा। बेस्ट क्वालिटी कभी मत सुनिएगा आज के बाद किसी की। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, व्हेन अ पर्सन इज टेलिंग यू मेरा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है, ऑलवेज आस्क फॉर फ्यू थिंग्स। कैसे क्लेम कर रहे हो? आपके अलावा ये बात और कौन सा इंस्टीट्यूट बोलता है? उस इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिकेशन क्या है? और अगर कोई आदमी पहले से ही झूठ बोल के बना रहा है तो इसका मतलब वो तो सीधा ही गुमराह करना चाह रहा है, वो अपनी चीजों को कवर करना चाहता है। आप लैब टेस्ट मांगोगे, वो कुछ भी पकड़ाएगा, NaBL टेस्ट है। जैसे मैंने ओरेक वैल्यू का बताया था, ओरेक वैल्यू में जब आप टेस्टिंग कराते हैं तो आपकी लैब रिपोर्ट पे एक चीज लिखी होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की ओरेक वैल्यू क्या है, क्योंकि आप उसको एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हो। लेकिन मैं एक काम और भी कर सकता हूं, जो खुलेआम बोल रहा हूं, मैं प्रोडक्ट दूंगा, लैब को बोलूंगा इसमें चीनी कितनी है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें एनर्जी कितना है, इसका लैब टेस्ट दे दे तो बता देगा एनर्जी इतनी है, प्रोटीन 0 है, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि चीनी डाली हुई है तो 86 ग्राम है, 46 ग्राम इसमें से डली हुई चीनी है। रिपोर्ट हो गई और मैं बाजार में जाके पता क्या चिल्लाऊंगा, माई प्रोडक्ट इज NaBL टेस्टेड। लेकिन टेस्ट में तो लिखा है इसमें चीनी है, वो भी तो दिखा। ये बोल रहे NaBL टेस्टेड प्रोडक्ट है, टेस्ट किस चीज का करा था? टेस्ट में ये तो नहीं बोल दिया था ये आदमियों के पीने लायक चीज नहीं है, वो भी तो बता। तो NaBL टेस्टेड प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट इन योर कंट्री, एवरी प्रोडक्ट, एवरी सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी कंपनी इज एक्चुअली NaBL टेस्टेड प्रोडक्ट। क्योंकि एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हर प्रोडक्ट का चेक होता है, वो टेस्टिंग नहीं होती है। हमने जब अपना सैनिटरी नैपकिन टेस्ट किया था तो हमने टेस्ट करवाया था उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, कितना रेडिएशन है, क्योंकि FIR है तो वो कितना है एमिट करेगा तभी तो किसी को बेनिफिट होगा, कितने केमिकल्स हैं, कितने डायऑक्सिन्स प्रेजेंट है। 56 प्रोडक्ट की लिस्ट दी थी। हमारा पहला लैब टेस्ट था जो किसी सैनिटरी नैपकिन पे हुआ, उसके 4 महीने बाद टॉक्सिक लिंक का रिपोर्ट आया था कि सैनिटरी नैपकिन में हार्मफुल केमिकल्स हैं विच इज गिविंग कैंसर टू द फीमेल्स। आप जाके आज भी चेक कर लेना मेरी साइट पे। आज सोय प्रोटीन बेच रही है दुनिया, आज जाके जितने लोग सोय प्रोटीन बेच रहे हैं, जितने भी लोग हैं, आज उन सब लोगों से एक चीज पूछो, सोय प्रोटीन बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट GMO है कि नॉन GMO है, सर्टिफाई करो। आपका प्रोडक्ट फाइटोएस्ट्रोजन फ्री है या फाइटोएस्ट्रोजन समेत है, चेक करो। आपके प्रोडक्ट का अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है वो बताइए। आपको उसके बाद मुश्किल से पूरे भारत में 4 कंपनियां भी नहीं मिलेंगी जो डाटा प्रोवाइड कर सकती है। आज आप कितने प्रोटीन के डब्बे देखते होंगे, आज आपने कभी दारुशनान के प्रोटीन के डब्बे खरीदे हैं? देख, बच्चों का भी आप प्रोडक्ट देखोगे ना तो आप हमेशा एक चीज चेक करना जो आपको 90% ब्रांड्स में नहीं मिलेगी, सिर्फ 10% अच्छे ब्रांड्स में मिलेगी। जब हम लिखते हैं कि इसमें इतने % प्रोटीन है, ये कोई भी लिख देगा, क्योंकि मैं घटिया जगह से भी प्रोटीन डालूंगा तो प्रोटीन लिख सकता हूं, लेकिन 10% कंपनियां भी नहीं है पूरे देश में जिसके नीचे अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखा हो कि इस प्रोटीन में ये अमीनो एसिड इस मात्रा में मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि वो मेरे को जवाबदेह बनाता है गवर्नमेंट के लीगल एक्शन के लिए। अगर वो ऊपर नीचे मिला तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। और वो किस लिए डालते हैं हम इसलिए डालते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल कि आपको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लगे। प्रोटीन से क्वालिटी पता नहीं लगती है। प्रोटीन तो किसी का भी डाला जाता है। एक अमीनो एसिड प्रोफाइल से नाइट्रोजन डाल दो, क्योंकि जिन कंपनियों ने कर रखा है वो तो ये भी नहीं जानते। प्रोटीन को जला के देखा जाता है, उसमें नाइट्रोजन आ गई तो गवर्नमेंट प्रोटीन डिक्लेयर कर देती है। अमीनो एसिड प्रोफाइल जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं बोल सकते जेन्युइन प्रोटीन है। और एमएलए में तो मेरे ख्याल से हमारे अलावा किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो। अगर आज आपको नेटवर्क में आप करियर खड़ा कर रहे हैं बॉस, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास ये है जो मुंह पे है कि मेरे को बोलना ही हुआ था, सच के अलावा समझ ही नहीं आता मुझे कुछ। आज आप जुड़े हैं तो 5 साल आपकी जिंदगी के बदलाव की शुरुआत दिखने के लिए लगेंगे, 10 साल अगले लगेंगे जिंदगी बदलने में। इस 15 साल के अंदर अगर आपकी कंपनी का कोई भविष्य नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स का कोई भविष्य नहीं है, तो आपका कोई भविष्य हो नहीं सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपकी कंपनी आप ही को धोखा दे रही है, NABL लैब के सर्टिफिकेट, झूठे आयुष सर्टिफिकेट लिख के, बड़ी किचन बना के कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, जो आप ही को ठग रहा है वो आपके द्वारा बाकी लोगों की सेवा नहीं कर रहा, उनको भी ठग ही रहा है। सिंपल सी बात है। उनको अपना पैसा दिखता, दुनिया जाए भाड़ में, मरे तो मरे। 0.3% इंग्रेडिएंट डाल दो, 0.5% प्रिजर्वेटिव डाल दो, बाकी का पानी भर दो, इसको भी प्रोडक्ट बोल दो और बेच दो। बस पब्लिक को बेचने से मतलब है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। पोस्ट लंच हम बात करेंगे, तब आपका पेट थोड़ा भरा रहेगा। खाली पेट मेरे जैसे को सुनने में बहुत बोरियत होती है। 2-3 लोग सो भी रहे थे, मैं देख भी रहा था, फिर मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो मैंने माइक नीचे कर लिया। तो अब लंच टाइमिंग्स है, आई थिंक इट्स अराउंड एन आवर। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने प्रिविलेज दिया कि मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ बातचीत कर सकूं। जूम सेशन में हम बाकी बात करेंगे आयुर्वेदा का। तो मैंने एक दिन कंपैरिजन पूरा किया था, हाउ यू कैन चूज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। बहुत सुन मैं आपके लिए कॉस्मेटिक और उस पर भी वर्कशॉप करूंगा जूम मीटिंग के थ्रू, जहां पे उसके बाद मैं गारंटी करता हूं कुछ वर्कशॉप अटेंड करिए, उसके बाद प्रोडक्ट के मामले में आपको बेवकूफ़ कोई नहीं बना पाएगा। और मेरा पर्पस वही है कि अगर कल मैं मर जाऊं तो दारुजनाइन भी बेवकूफ़ ना बना पाए। ये भी हो सकता है मेरे मरने के बाद ये भी बनाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं जिंदा हूं तब तक की जिम्मेदारी है भाई, मेरे मरने के बाद चेक कर लेना दारुजनाइन के प्रोडक्ट, पता लगे वो आदमी बेवकूफ़ था, धंधा नहीं बनाया, प्रोडक्ट बनाता रहा, उसके बाद आप लोग धंधा ही बन जाओ प्रोडक्ट की बजाय, तो वो बाद में ही चेक कर लेना, दूसरों को ही चेक कर लेना। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।